पढ़ाई के साथ साथ और कर लेंगे। अपने प्री के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। 2 सब्जेक्ट और है, मैथ्स और रीजनिंग। करंट पूछते हैं हम, वैसे हम एक एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, पर करंट भी पूछा जाता है, तो करंट भी आता है। ये मेंस में नहीं पूछते हो, कहते हैं मेंस में नहीं पूछेंगे। ये जो 5 सब्जेक्ट है ये वो वापस मेंस के अंदर पूछते हैं। इनके साथ में कुछ चीजें और जोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम पबेड पूछेंगे, हम इथिक्स पूछेंगे, ये 2 बड़े सब्जेक्ट पूछते हैं वो, और फिर 6 छोटे छोटे सब्जेक्ट पूछते हैं, 20-20 नंबरों के पूछते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, एक है कोई साइकोलॉजी, एक आपका योगा और स्पोर्ट्स, एक आपका कोई लॉ, एक आपका कोई मैनेजमेंट, एक आपका कोई ऑडिटिंग, ऐसे करके 6 सब्जेक्ट और है। ये 65 नंबर के, 2 130 नंबर के, ये 120 नंबर के। एक लैंग्वेज का पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश, 120 नंबर की हिंदी, 80 नंबर की इंग्लिश, तो 200 हो गए, 250 का हो गया ये, 350 नंबर ये। मेंस में करोगे तो कितना हो जाएगा, 800। कोई बात, जो प्री और मेंस एक साथ पढ़ लेते हैं बच्चे अच्छे से, वो ये 350 पहले ही कंप्लीट कर चुके होते हैं। ये तो दोबारा पढ़ने की उनको आवश्यकता ही नहीं। मेंस वाली चीजें दोबारा अच्छे से उनको रिवाइज करनी होती है। ये मेंस वाली चीजें 250 की है और 200 की है। हम जब पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीजें एक साथ लेके पढ़ेंगे, 800 का एक साथ ही लेके पढ़ते हैं, तो चीजें कुल मिला के सारी हो जाती है। हम ऐसा कतई नहीं करते कि हम प्री वाला पहले पढ़ लें और बाद में मेंस वाला पढ़ लें, फिर वो हो भी नहीं सकता। ऐसे आप इनको सेपरेट कर भी नहीं सकते, ये इतना प्री का इतना मेंस का, चीजें मिली जुली सी होती है। और फिर चूंकि अपने यहाँ पे मेंस में 15 वर्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस का यदि आपने देखा हो तो 15 वर्ड्स में आते हैं, फिर 50 वर्ड्स में आते हैं, फिर 100 वर्ड्स में आते हैं, 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के। अब 2 नंबर का क्वेश्चन तो अपने आप में फैक्ट है ना, कुंभा के पिता का नाम क्या था, ये प्री में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं। यही प्री का, यही मेंस का, इसमें अब कोई भी अंतर नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध कब तथा किसके बीच हुआ था, प्री में भी पूछ सकते हैं, मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। हवा महल का निर्माण किसने किसके द्वारा करवाया था, प्री में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछ सकते हैं। नासिरुद्दीन किसके दरबार में था तथा उसने कौन सा चित्र बनाया था, प्री में पूछा जा सकता है। इसलिए आप अलग अलग इनको नहीं कर सकते, प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। ये तो मोटा मोटा सा ये आपने अपने कोशिश ये रहती है कि ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट तो चलते ही रहे, ताकि ये प्री और मेंस दोनों में काम आए। इधर वालों में से कोई एक आधा लेके चलते रहे, ताकि साथ में थोड़ी थोड़ी अपने केवल जो मेंस की तैयारी वो भी होती रहे। पूरी तरीके से यूं ना छोड़ दें कि हम बाद में इनको पढ़ेंगे, तो साथ साथ में दोनों पढ़ते रहे, थोड़ा ठीक रहता है। ये जो आपके 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें साइंस को थोड़ा छोड़ दीजिए। बाकी ये वाले 4 जो बड़े सब्जेक्ट है, इन चारों में एक बहुत बड़ा पोर्शन है राजस्थान का। किसका है? जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप 4 प्रकार की हिस्ट्री, 5 प्रकार की हिस्ट्री पढ़ेंगे। प्री में आप 4 की पढ़ेंगे। आप इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। 3 तो ये हो गया, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। एक आप पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री, एक आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, पर वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस में, बाकी वाले 4 इसमें। फिर आप जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी आप वापस पढ़ेंगे, राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी। आप कहेंगे सर वर्ल्ड पॉलिटी क्या होती है? आईआर। वर्ल्ड पॉलिटी क्या होती है? दुनिया की राजनीति में क्या चल रहा है, ये तो आईआर है। कौन से देश के साथ क्या संबंध है, कौन सा देश किस पे हमला कर रहा है, कौन सा देश कौन से संधि कर रहा है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है पूरे के पूरे। पर वो केवल मेंस में, वो प्री में नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में, आईआर भी किसका? मेंस। फिर जैसे इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमी वापस आप राजस्थान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। आप पुनः पूछेंगे सर वर्ल्ड इकोनॉमी, आप पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप पढ़ेंगे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप पढ़ेंगे डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है, या इस प्रकार के जो भी समझौते किन्हीं देशों के बीच में होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। जियोग्राफी, आप राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ेंगे, आप इंडिया की जियोग्राफी पढ़ेंगे, आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। पर ये इकोनॉमी और जियोग्राफी, इसमें फिर सारा का सारा प्री में, सारा का सारा मेंस में। हिस्ट्री कहती है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं पूछेंगे, केवल मेंस में पूछेंगे। पॉलिटी कहते हैं आईआर प्री में नहीं पूछेंगे, आईआर केवल किस में पूछेंगे? मेंस। पर फिर भी आईआर का एक आधा क्वेश्चन प्री में भी पूछ लिया जाता है। भाई ये करंट का क्वेश्चन भी तो बन जाए ना, इजराइल की किस देश के साथ लड़ाई चल रही है, ये तो करंट बन गया। मेंस में पूछे तो पूछे इजराइल फिलिस्तीन संबंधों पर एक बड़ा लेख लिखो, सेम का सेम उसने किसका बना दिया? मेंस का। तो दोनों तरफ आ सकता है, तो अपने को दोनों चीजें मिला जुलो की पढ़नी है, एक साथ अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। आज से मेरी एक बात गांठ मानना, आप भले एडमिशन लें भले ना लें, आप भले यहां से तैयारी करें या ना करें, और कहीं से करें, सेल्फ करें, जो करें, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप डेली अखबार पढ़िए।
यदि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं दिल्ली दिल्ली का अपडेट नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप तैयारी तो नहीं कर रहे और कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट इस मामले में इतना आलसी हो चुका है कि वो वेट करता है कि जब 1 महीना खत्म हो जाएगा तब इस महीने की मैगजीन आएगी 10 रुपए की, मैं वो मैगजीन लाके पढ़ूंगा। करंट दिल्ली का दिल्ली पढ़ा जाना चाहिए। आज देश दुनिया में क्या हुआ ये आज पता होना चाहिए ना अपने को। पर मुझे लगता है ये अपने वाली पीढ़ी मान लीजिए जो इस मामले में बड़ा यूं अजीब सा निकल गई है। आप में से ज्यादातर जो ग्रामीण बच्चे होंगे, थोड़ा सा याद कर लीजिए आज के 10 एक साल पहले की यदि घटना आपको किसी को याद हो, 10-15 साल पहले की। दिल्ली सब घरों में गांव में मेरा सुना हुआ 8:45 रेडियो ऑन हो जाया करता कि 8:45 बीबीसी की खबरें आया करती और 8:45 से 9 बजे तक 15 मिनट के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस होता। और उन 15 मिनट की खबरों में हर कोई गांव वाला उनको कान लगा के सुनता कि यार बीबीसी पे क्या खबरें आ रही। वो खबरें भले किसी प्रकार की होगी, भाई कारगिल में लड़ाई चल रही है, सरकार चेंज हो गई, अमेरिका के साथ समझौता हो गया, ये वहां पर भूकंप आया गया। अगले दिन लोग गांव में चर्चा ही और करते ही यार वहां पर ये बात होगी। मतलब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को आईआर और करंट दोनों की जानकारी थी। अंग्रेजों की एक टिप्पणी है 1905 में जापान रूस को हरा देता है। कौन किसको हरा रहा है? जापान रूस को 1905। भारत का उससे कोई भी लेना देना। एक अंग्रेज अपनी बुक में लिखता है कि बड़ा अचंबा है कि भारत के हर गांव में पता है कि जापान ने रूस को हरा दिया। हमारा गांव का एक ग्रामीण बुजुर्ग व्यक्ति भी इसकी चर्चा कर रहा था कि यार जापान ने किसको हरा दिया। इसका अपने बड के सारे करंट के प्रति बड़े अवेयर थे। सौगन खाइए करंट की मैगजीन से तो करंट पढ़नी नहीं है। क्यों 1 महीने वेट करें कि 1 महीने बाद मैगजीन आएगी 10 रुपए की हम लेके आएंगे? क्योंकि बाजार इस बात को जानता और समझता है कि आप आलसी हो, इसलिए वो मैगजीन निकलती है। किसको पता है? उस मैगजीन वाले को विश्वास है कि आप मरे नहीं पढ़ोगे अखबार, इसलिए वो 1 महीने के अखबार की चीजें मैगजीन के अंदर लिखता है, आपको दे देता है। मैं कई बार हंसता हूं यार, मैगजीन जब लाते हैं या कोई, आज मुझे एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम ना आधे घंटे का एक कोई ऑनलाइन जो है वो सुन लेते हैं कहीं से, करंट सुन लेते हैं, करंट का एक कोई हमने ऐप डाउनलोड कर रखा, ऐसा कुछ भी वो मुझे बता रहे थे। तो मैं बता रहा था उनको कि यार जैसे मैं भी मान लो करंट पढ़ाता हूँ, मतलब मैं पढ़ा दूं करंट या कोई सर पढ़ाते होंगे या मैगजीन वाला, तो क्या लिखता है? जब मैगजीन आई कोई, तो मैगजीन में मान लो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में एक मामला चल रहा है, तो मैगजीन वाला लिखता है हाल ही में इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच में ये मामला हो गया, ये हमास नाम का एक ग्रुप है, इसने इधर हमला कर दिया, इधर एक इनकी एजेंसी है मोसाद, उसने ये कहा, उनका एक राष्ट्रपति नेतान्यू उसने ये कह दिया। ऐसा ही कुछ आता। मतलब 5 लाइनों में, 6 लाइनों में या 10 लाइनों में उसने वो लिख दिया पूरा। कितना हो सकता है? जितना बड़ा उतना मैटर लिख देगा। मैगजीन वाला चाहेगा जितनी चीजें वो समराइज करके डाल सकता है उतनी चीजें डाल देगा। आप उस मैगजीन को एक बार पढ़ते हैं, एक बार उसको पढ़ लिया आपने, मैं तो आप अखबार पढ़िए, 20 दिन डेली सेम बातें पढ़ेंगे। पहले दिन आएगी और आज फिलिस्तीन ने किया इजराइल पर हमला, अगले दिन वापस कुछ कुछ नहीं, इजराइल ने कहा कि हम करेंगे जवाबी कार्रवाई, अगले दिन वापस आएगा गाजा पट्टी को करवाया जाएगा खाली, अगले दिन वापस आएगा भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध बंद होने चाहिए, इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति संबंध स्थापित होने चाहिए, अगले दिन वापस आएगा ऋषि सुनक ने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं। 10 दिन तक आदमी सेम सेम बात पढ़े फिर तो याद होना। एक चीज को एक बार पढ़े और एक चीज को 10 दिन लगातार पढ़े। मेरे को हमेशा वे स्टूडेंट ज्यादा याद रहते हैं जिन्होंने क्लास में मेरा ज्यादा माथा खाया होगा, क्यों 10 बार खड़ा हो गया क्लास में, तो मेरे को नाम नहीं शक्ल पक्की याद होगी कि ये फलाने बेच का है। एक स्टूडेंट ऐसा जिसको मैंने वो क्लास में खड़ा हो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, वो आता तो मैं पूछता ही हूँ यार पहली बात तो मेरे शक्ल ही ध्यान में नहीं आ रही, शक्ल आ गई तो मेरे बेच ध्यान में नहीं आ रहा यार, कुछ ऐसा तेरे जैसा कोई स्टूडेंट बैठता है पर तू उसी बेच का है क्या? और इसने माथा खा रखा, मुझे याद है इसने 15 क्वेश्चन पूछे अपने से, दिल्ली खड़ा हो जाता है। और ये कारण कि वो बार बार मेरी दिमाग में आ रहा है। मैं कहता हूं अपने से कोई भी अपना नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ आपने कहा भूल गया क्या नाम था, है तो सही मेरा नाम कुछ, पर अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, जबकि हम कई बार बहुत पुराने किसी दोस्त का नाम भूल जाते हैं। और अपने किसी से बात करते कहते अरे यार वो मामा जी वाले बेटे क्या क्या नाम था यार, क्या नाम है, क्योंकि उसका नाम हम बार बार नहीं बोलते। खुद का नाम इतनी बार बोल रहे होते हो आप कि कोई नींद में थप्पड़ मार के उठाए तो भी तो मैं फलाना हूं। रिवीजन, इसलिए चीजें तभी याद हो पाएगी जब उनका बार बार क्या होगा, इसलिए अखबार की तो हैबिट ही डाल दी। फिर स्टूडेंट कहता है सर कौन सा अखबार पढ़ूं, जो अच्छा लगे वो, जिसमें भले फोटो आते हो वो, जो चीखना ज्यादा लगे हाथ फेरने से वो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कौन सा अखबार पढ़ें, क्योंकि न्यूज आनी तो एक जैसी है।
कि यदि इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ युद्ध किया है और भास्कर ने ये छापा है, तो ऐसा नहीं है कि पत्रिका का देगा हम वो नहीं छापेंगे जो भास्कर छाप रहा है, हम इजराइल को इंग्लैंड पे हमला दिखाते हैं, इधर क्यों दिखाएं, इधर दिखा देते हैं हम। ऐसा नहीं होगा ना। यदि मोदी जी ने इटली की यात्रा की है तो भास्कर इटली लिखेगा तो पत्रिका भी इटली, वो ये थोड़ी जर्मनी कर देते हैं। थोड़ा बहुत कोई चेंज हो सकता है, आपको सर उसका ऑडिटोरियल अच्छा आया था, उसका ऑडिटोरियल खराब आया, ये धीरे धीरे हम करेंगे। एक बार न्यूज पढ़ने की हैबिट डाली जाएगा, डेली अखबार पढ़ना। हैबिट ये भी डाली जाएगा, अखबार डेली रात को पढ़ना है, कभी सुबह सुबह उठते ही नहीं पढ़ना। सुबह सुबह अखबार कलेक्टर साहब पढ़ते हैं, आप कलेक्टर साहब बनोगे, अभी तक बने। होता यह है कि यदि हम सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते तो अखबार की सारी न्यूज पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमती है, वो घटनाएं हमारे दिमाग के अंदर घूमती है, दूसरी चीजें हमारे दिमाग में नहीं जा पाती। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि पढ़ाई वाली बातें दिमाग में ज्यादा जाए, अखबार वाली दिमाग में ज्यादा ना जाए। इसलिए रात को 45 मिनट का समय तय किया जाए कि 45 मिनट तक अखबार पढ़ो, 45 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, जितना पढ़ा गया ठीक है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे 45 मिनट में कौन सा कितना कितना पढ़ना है। एक बार भले 45 मिनट में एक न्यूज पढ़ी गई, बस आज इतना ही पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, कल देखो, दूसरे दिन आपके समझ आएगा। ये जो ट्रेलर तथा टेम्पो की भिड़ंत में 5 मरे 2 घायल, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है ना। सब्जी मंडी में उत्पात मचाते सांडों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचला, ये अपने को पढ़ने की कोई आवश्यकता, तो आपके खुद के समझ में आ जाएगा ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, इतनी देर में पढ़ना है, इतनी देर नहीं पढ़ना। कोशिश ये भी की जाए कि जब भी आप कुछ भी कोई सब्जेक्ट पढ़े, भले अखबार पढ़े, आपके पास में रफ कॉपी और पेन पक्का रहे। यदि आप पढ़ते समय लिखते रहते हैं, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। खाली पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप पन्ना लेके बैठे, आप पढ़ रहे थे, आधे घंटे बाद आपको लगता है कि मैं तीसरी लाइन में ही हूं, क्योंकि मैं बीच में गांव जाके आ गया। 27 मिनट में गांव था बीच के अंदर, मैंने अगला पन्ना टटोला नहीं था। जबकि लिखते रहते हैं तो वो फिर पेन चलता, पढ़ा इधर, इधर लिखा, पढ़ा इधर, तो थोड़ा बैलेंस रहता उसका। तो ये हमेशा होना चाहिए। ये कोशिश की जाए कि हर 10-15 दिन में एक रफ कॉपी भर दे आप। भले वो करंट वाली बातें लिख लिख के भरी आपने साथ में, भले वो जो पढ़ रहे थे वो लिख लिख के भरा, या रिवीजन करते थे वापस उन चीजों को लिख लिया, कुछ भी रैंडम जो आपके दिमाग में वो लिखा जाए। और अखबार पढ़ने से आप ये भी सीखेंगे कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। आप में से ज्यादातर को ऊ और ऊ की मात्रा नहीं लगानी आती। फिर ग्रामर वाला पेपर जो होता है, जो चौथा पेपर जो होता है इंग्लिश वाला, 200 नंबर का होता है, तो उसमें आपके नंबर आते हैं 57। जिनके अच्छे होते हैं उनके आते हैं 128। गैप कितना हुआ? लगभग 70 नंबर का। ये गैप पूर्ति कहां होगा? पिछली बार अपने यहां से पद्मा चौधरी मैम की टॉप 50 में रैंक आई, 24वीं या 25वीं रैंक, 21वीं रैंक है शायद उनकी, और उनके इस हिंदी इंग्लिश वाले पेपर में 150 नंबर है, 200 में से 150। मेरे एक रूममेट का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल से चूक गए, 2-3 नंबर से इंटरव्यू कॉल से चूक गए। तो हमने कहा यार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तो कैसे कौन से पेपर में कम रह गए? तो उनका यार अब नंबर आएंगे तभी देखेंगे। नंबर आए तब देखा तो चौथे पेपर में उनके साथ 67 नंबर है, इतने से नंबर थे। तो उन्होंने मेरे को एक बात कहा कि यार ये जो पद्मा मैम है जिनके 150 नंबर आए हैं हिंदी इंग्लिश में, मेरे नंबर आए 67, मतलब मैं इनसे 80 नंबर पीछे हूँ। उनके 148 है, मेरे 67 है। बाकी 3 पेपर में मेरे और इनके बराबर है। एक पेपर मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं करवा रहा, एक पेपर उनको आरएस बना रहा है, प्रॉपर आरएस, टॉप 20 के अंदर। अब स्टूडेंट कहता है कि मैं जब कई बार जब हिस्ट्री भी लिखा रहा होता हूं तो स्टूडेंट को मैं ये भी बताता हूं कि अलग अलग है, एक है तो यह है, एक से अधिक है ये। मैं लिखवाता हूं ये जसवंत सिंह के बेटे थे, वो लिखता है यह है, तो यह जसवंत सिंह के बेटे थे तो हो ही नहीं सकता ना, बेटे नहीं होगा फिर बेटा होगा। यह जसवंत सिंह का बेटा था, एक वचन है तो बेटे कैसे हुए? नाम ऊपर खुद नहीं तूने 2 लिख रखे हैं, तो फिर यह तो ये तो लगा था। जब मैं उसको ये कहता हूं, पता यार हिस्ट्री में चलता है क्या, आप भी कहां लोड लेने लग जाते हो सर, आप खोड़ले ज्यादा हो जाते हो, ये बिंदी क्यों लगा दी यहाँ पे, ये क्यों इतना चली जाता है। मैं पुनः उसको कहता हूँ हाँ चलता है, क्या पता कोई नहीं देखेगा, तू इस बात को मान ले। पर ऐसा थोड़ी ना है कि तुम हिस्ट्री के अंदर तो गलतियां करता है और हिंदी में नहीं करता। फिल्टर थोड़ी लगाता है, हिंदी वाला पेपर आते ही मन नहीं करता सर, ये इधर हो जाता है, हिंदी आते ही मेरे अंदर आत्मा दूसरी आती है और मैं उधर एकदम व्याकरणिस्ट हो जाता हूँ पूरी तरीके से, और जैसा व्याकरण होती है वैसा वैसा लिखता नहीं होता ना। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप शुद्ध लिखें। आप कोशिश कीजिए, तो अखबार हम जब पढ़ते रहते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे आते रहते हैं जिससे अपने को पता चलता है हाँ यार ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है।
कि मैं चल चलते मैं ही बोल जाता हूँ ये यह कार्य बेहद अत्यावश्यक था। अब स्टूडेंट मेरी तरफ देखता कि अत्यावश्यक लिख, कई कई सियाने पढ़ते हैं, उनको लगता अत्यावश्यक तो नहीं लिखा जाएगा अपने से इस जन्म में, तो फिर वो लिखता अति आवश्यक। वो अति और आवश्यक को अलग अलग लिख लेगा पर साथ नहीं लिखे जाएंगे उससे। पढ़ा होता, क्योंकि उसने वो शब्द देखा नहीं, उस बच्चे की कतई कोई गलती नहीं, उसने वो शब्द ही नहीं देखा था। जो देखा है वही लिख सकते हैं, जो सुना है वही लिख सकते हैं। पहली बार सुना गया, पहली बार देखा गया शब्द हमेशा आपको देख के सुन के ही लिखना पड़ेगा, वरना लिखे नहीं। पर यदि आप रेगुलर हैबिट डालेंगे, धीरे धीरे चीजें काम आ जाएगी। इसलिए भले ही आप एडमिशन लें नहीं लें, आपको जैसा भला लगे, आपको 3 दिन बाद में हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार मैं घर पे बैठ के तैयारी कर लूंगा, कर लीजिए, आप घर पे बैठ के तैयारी कर लीजिए। पर फिर भी मेरी बात टीचर की तरह नहीं, एक बड़े भाई की तरह मानना, यार अखबार पढ़ने की डेली हैबिट होगी, डेली पढ़ेंगे आप। मैं कई बार हंसता रहता हूँ क्लास में कि भारत में यदि कोई बंदा रहे, उसे 3 चीजें पक्की आनी चाहिए। उसे पक्का पता हो कि क्रिकेट में क्या क्या चल रहा है, उसे पक्का पता हो कि पॉलिटिक्स में इन दिनों क्या क्या चल रहा है, उसे सब अफेयर पता होने चाहिए हीरोइनों के, बॉलीवुड की पूरी जानकारी होनी चाहिए उसको कि कौन सा हीरो किससे लड़ रहा है, किस हीरोइन का किसके साथ अफेयर चल रहा है। क्योंकि भारत में बातें इन 3 चीजों पे होती है। इसलिए भारत में यदि तू 10 लोगों के बीच बैठेगा और वहां पे इन 3 चीजों के बारे में तू जानता है, ढंग से आता ही कर लेगा, लोग कहेंगे अरे वाह यार क्या क्या नॉलेज है यार, कहां कहां की खबरें ला रहे हो तुम। बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, ये 3 तो कम से कम बड़ी बड़ी पता होनी चाहिए। कहां पता करें अपने, ये तो है नहीं कि करण जौहर को सुबह सुबह फोन कर लेते हैं भाई बता यार कोई नया कुछ चल रहा हो मार्केट के अंदर, तो क्या आपने तो अखबार से ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब कुल मिला के आसपास में जो कुछ चल रहा हो जी उसका अपने को पता होना चाहिए। वो बोले वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, बोले इंडियन पॉलिटिक्स हो। चुनाव का टाइम है, मैं कहता हूं अपने को नहीं लड़ना चुनाव। मेरे पिछली 7 पीढ़ी में किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा होगा, 7 नहीं, आपको तो आजादी के बाद 4 पीढ़ियां तो बीत गई, कोई वार्ड पंच ही नहीं लड़ा। पर उसके बावजूद मेरे को उन खबरों में बड़ा मजा आता है कि मुझे लगता है नहीं यार अपने को पता होना ही चाहिए, अपने को 200 के 200 विधानसभा का पता होना चाहिए कि यहाँ से बीजेपी का कौन लड़ रहा है, कांग्रेस का कौन लड़ रहा है। और डेली अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में कुछ ना कुछ 4 बातें ऐसी भी पता चलेगी कि यार यहाँ इनके वोट ज्यादा, इनके वोट ज्यादा है, इनका पलड़ा भारी, इनका पलड़ा खराब है, यहाँ पर पिछली बार ये जीता था, यहाँ पर ये जीता। पता तो रहे यार, करना नहीं करना अलग बात है। क्या इससे अपने क्या हासिल होगा, बहुत साइड की बात है। शांति काल है, अपने पढ़ सकते हैं, अपने को पता होना चाहिए। और ज्ञान जुड़ता है धीरे धीरे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एकाएक किसी कोचिंग के अंदर जाते हैं और कोचिंग में कुछ चीजें आपको पढ़ा दी जाती है, आपको आ जाएगा ना। मैं बड़ा यूं अजीब सा लगता है कि मैं कई बार आजकल आप बच्चों से पूछ लेता हूं कि यार भारत के 5 मंत्रियों के नाम बताओ, और बच्चा वापस मेरी तरफ देख कहता है सर मोदी जी, और सर मोदी जी याद आ रहे हैं अभी तो। दूसरा नाम याद भी आ जाए तो उसको याद नहीं है मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय याद आ जाए तो उसको पूरा नाम याद नहीं। ऐसा गलत बात है ना, होना चाहिए ना कि आसपास का अपडेट तो अपने पास होना चाहिए। पर आप पर यह जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि आप स्पेसिफिक ऐसी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, आप किसी और कोई तैयारी कर रहे होते। मैं नहीं कहता आपको, मैं यार तुम तो मैगजीन लाके पढ़ लेना अपने 10 दिन, और प्री में आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में लिख देना। पर यहाँ तो मेंस भी तो देना है, यहाँ तो मेंस वाले में पूरा लिखना पड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन संबंधों से भारत पर क्या असर पड़ेगा। मेरे को याद है 2008 में, 2012 में, शायद 10 में और 12 वाले मेंस में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज होने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार इधर बराक ओबामा आ गया था, उधर दूसरी बार ट्रंप आ गया था। दोनों बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि दो लगातार मेंस के अंदर, कौन कौन से थे मैं भूल रहा हूं, पर उनके अंदर। अब जिस किसी ने अखबार वगैरह ढंग से पढ़े, उसके व्यूज अच्छे से बने हुए, एक कोई उन दिनों क्लासों के अंदर पढ़ के गया, जितना बताया टीचर ने उतना लिख के, एक के पास 4 बातें और है तो ढंग से बातें ढंग से लिख पाएगा। अखबार वाले तो सौगंध नहीं खानी अपने। दूसरा, दिल्ली जो पढ़ाया जाए कि भाई मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा के गया, विजय सराय आपको इकोनॉमी पढ़ा के गए, दिल्ली के दिल्ली जाके याद कर लेना। आज पढ़ाए हुए काम को कल पे नहीं टालना। कल का मतलब कल की क्लास से पहले पहले याद हो जाना चाहिए। इमरजेंसी अलग है, आपका दूसरा मैं बीमार था, कोई घर में बीमार था, मुझे जाना पड़ गया, क्लास नहीं आ पाया, अपवाद छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि कल 3 बजे आओ, उससे पहले आज जो पढ़ा है तो पूरा याद रहे। कोशिश ये भी कीजिए कि डेली 3 दिन का रिवीजन करिए पीछे का, कि मैं आज पढ़ा के गया, आज घर पे जाके आपने पढ़ लिया, मैं कल वापस पढ़ाऊंगा, आप कल वाला पढ़िए, आज वाला भी पढ़ लीजिए। मैं परसों और पढ़ाऊंगा, आप परसों वाला पढ़िए, पर ये 2 दिन वाला भी पढ़ लीजिए। मैं चौथे दिन पढ़ाऊं, तब पहले दिन वाला खा जाओ, दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लो। मैं 5वें दिन पढ़ाऊं, पहला दूसरा खा जाओ, तीसरा चौथा पांचवा पढ़ लो। इसका मतलब एक टॉपिक का कितनी बार रिवीजन कर चुके होंगे। इतने में 15 एक दिन में हम आप कहेंगे टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेंगे, मंडे को टेस्ट लेंगे तो संडे को वापस पूरा पढ़ के आओगे। एक चीज 4-5 बार पढ़ ली जाए, उसके बाद नहीं बोलोगे।
भूलोगे तो सही, फिर भी दिमाग से कहीं ना कहीं निकलेगी, पर यदि दोबारा रिवीजन करोगे तो उसमें टाइम आपको लगेगा। वरना अभी क्या करता है स्टूडेंट, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा ज्यादातर चीजें, तो बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं, इतनी कोई चीजें भी नहीं होती जो आपके याद होने वाली नहीं हो। आपका भी दिमाग ठीक ठाक काम करता है तो आप याद कर लेते हैं, क्लास में याद कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत घर पे जाके देखते हैं तो आपको लगता है याद हो गया। अगले दिन हम डेली आके आपको दूसरे दिन पूछेंगे, 15 मिनट तक पिछली क्लास का रिवीजन करवाएंगे, आप हमें सारे सवालों के जवाब देंगे। आप राजी कि यार याद हो रहा है, हम राजी कि यार मैं जो कल पढ़ा गया बच्चों को पूरा याद है। पर 2-3 महीने बाद आपकी ये शिकायत होगी कि सर आगे आगे पढ़ता हूं और पीछे पीछे। सर वो जो आपने हिस्ट्री पढ़ा दी थी छोड़ दी, अब हमारे पॉलिटी शुरू हो गई, विजय सर ने इकोनॉमी पढ़ाई थी छोड़ दी, अब हमारे ज्योग्राफी शुरू हो गई, तो वो सर हमें लगता है कि पॉलिटी इकोनॉमी तो आती ही नहीं है, क्योंकि हमने एक ही बार पढ़ी थी उसको यदि 2-3 बार पढ़ के छोड़ी होती, फिर बीच बीच में हम वापस टेस्ट लेंगे, चल रही होगी पॉलिटी ज्योग्राफी और हम रेंडम बीच में कहेंगे इकोनॉमी का टेस्ट है। हम ये चाहते हैं कि 7 दिन बच्चा इस बहाने 2-2 घंटे भी पढ़े पर इकोनॉमी पढ़ ले, तो मंडे को हम इसका टेस्ट ले। हम हमारी तरफ के पूरे प्रयास करेंगे कि आप वो चीजें ना भूल पाओ, आप उन चीजों का बार बार रिवीजन कर लो। पर वो 2 महीने बाद 7 दिन में वो पूरा रजिस्टर इकोनॉमी का तभी रिवाइज होगा जब आपने इन दिनों में जब हम पढ़ा रहे थे उसको डेली 3-3 दिन का रिवीजन किया था। और कोशिश करें आप डेली के डेली जो टॉपिक पढ़ा 5-7 दिन छोड़ दीजिए, 10 एक दिन तक तो हम बहुत धीमे धीमे एकदम आपको बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे ताकि आप रवा हो जाए, मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैच कर जाए। 10 एक दिन बाद जब एक आधा टॉपिक हम ढंग से करवा देंगे, उसके बाद आप पुराने पेपर्स लाना मार्केट से जैसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में भी तो आरएस के भी आईएएस के भी है ना, जितने एग्जाम में इकोनॉमी के पेपर आते हैं इकोनॉमी मार्केट में मिलते हैं। आपको इकोनॉमी के पुराने पेपर दे वो सारे उठा के दे देगा। मैं जैसे मान लो राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा आपको, तो राजस्थान जीके के पुराने पेपर, अब राजस्थान जीके तो अपने राजस्थान के सब एग्जाम में आता है, कांस्टेबल में भी आता है, थानेदार में भी आता है, मास्टरों के कितने सारे एग्जाम होते हैं, इवन डॉक्टर इंजीनियर में भी पूछते हैं कि आप जयन भी बन रहे हो राजस्थान में तो भी राजस्थान जीके तो बताओ, भले ही आप इंजीनियरिंग बनोगे पर राजस्थान का ज्ञान आपको होना चाहिए, भले आप डॉक्टर साहब बनोगे पर राजस्थान का ज्ञान होना चाहिए। तो हर साल में राजस्थान जीके के जो पेपर होते हैं उनमें राजस्थान जीके क्वेश्चन आते हैं 200-300, इतने सालों के अंदर मिला के वो क्वेश्चन खूब सारे हो गए। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा था, कालीबंगा पढ़ा रहा था और मैंने कालीबंगा पढ़ा दिया, आप कोशिश करें कि कालीबंगा के पुराने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो कर लें। इसे ना दो चीजें, एक तो आपको ये पता चलेगा कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो सही तो पढ़ा रहा है। कई बार होता है ऐसे कि टीचर पढ़ा रहा है, आपको मजे भी आ रही है, आप तालियां बजा रहे हो और मजे आ गए, क्या जोरदार पढ़ाते हो, और आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि सर ने जो पढ़ाया इसमें सवाल ही नहीं आता, और सर फालतू में बावड़े बना गए अपने को। फिर यार क्या मतलब है उसका। वरना आपको एक भी सवाल जब बाहर दिखेगा आप अगले दिन आगे पूछोगे सर आपने पढ़ाया था पर ये तो नहीं बताया, मुझे बताना पड़ेगा उसका जवाब। मैं याद कहूंगा मुझे आएगा तो मैं हाथों हाथ बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं कहूंगा कल देख के आके बताऊंगा, पर आपको तो जवाब मिलेगा। और आपको ये भी तो पता चलेगा ना कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, क्यों झूठा मूठा विश्वास करना किसी पे, पहले इस्तेमाल करो। मुझे याद है एक बार कोई हमने फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया था, मास्टरों का कोई बैच बना लिया, तो उसमें अब हमारे वाले टीचर उधर जा नहीं सकते, हमारे इधर आरएस की वैकेंसी आ रखी थी, तो कोई साइंस पढ़ाने के लिए सर लेके, तो कोई एक दूसरे सर लेके, तो मैं गया और मैंने जाके बच्चों को कहा भी कि भाई ये साइंस वाले सर आए हैं, ये हमारे जो आरएस में पढ़ाते हैं वो नहीं है दूसरे हैं, तो आप देख लो सर यदि अच्छा पढ़ा रहे हो, नहीं तो फिर और बताऊंगा। मैं दूसरे दिन गया, बच्चों को अरे सर मजा आ गए, क्या पढ़ाया सर, क्या ढूंढ के लाए ये वो, तो हम तो और राजी। वरना होता है क्या, जब जब हम नया टीचर लाते हैं हमें डर लगता है कि यार अपने बच्चे हैं, ये कह देंगे इस टीचर से तो हम नहीं पढ़ेंगे, और बच्चे कहते हैं तो फिर भाई चेंज ही करो और तो क्या करें इसके अंदर। और मैं वेरी गुड। अब मैं दूसरे दिन जाके फिर भी मैंने वापस पूछा, अरे क्या पता पहले दिन आदमी राजी कर जाए, दूसरे दिन आ रहेगा सर चिंता मत करो मजे आ रहे हैं। अरे मैं तो बताऊं आरएस में भी आप इनसे पढ़वा दो सर। 10-15 दिन हो गए उन्होंने टॉपिक पढ़ा दिया, जब खूब सारे बच्चे दिलीप सर के पास आ गए, सर उन्होंने जो टॉपिक पढ़ाया ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम पढ़ क्यों रहे थे, मजे आ रहे थे सर, टॉपिक तो अच्छा लग ही रहा था। क्या मतलब इससे, हम वो पढ़ गए जो हमारे एग्जाम में भी आता। उद्देश्य ये थोड़ी है कि बच्चों को खुश रखना है, उद्देश्य ये थोड़ी है कि मैं ऐसा कुछ भी पढ़ा दूं जो आपके एग्जाम के अंदर आता। भाई मेरा और आपका दोनों का फायदा तभी तो है ना जब मैं उतना ही पढ़ाऊं जितना एग्जाम में आता है, मैं वही बताऊं जो एग्जाम के अंदर आता है आपको, उसमें आपका भी फायदा। मेरे याद मैं सर का स्टूडेंट हूं, मैं जब पढ़ाने लगा तो सर ने मेरे को बहुत अच्छी बात कही, राजवीर ज्यादा मत पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना। क्योंकि मैं यंग था नया नया था, तो मैंने कहा सर नहीं नहीं, मैं ना सर इतना लिखा दूंगा इनको उसमें से बाहर एक भी सवाल आएगा। टीचर यही चाहता है कि मैं जो पढ़ाऊं उसमें से एक भी सवाल बाहर। सर ने कहा राजवीर तू इनको 5 रजिस्टर भरवा दे और फिर इस बात की गारंटी ले
कि राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन आए थे आरएफ से और 20 के 20 मेरे नोट्स में से एक भी बाहर नहीं। ये मूर्खता है। इसकी अपेक्षा इनको एक रजिस्टर भरवा, क्वेश्चन भले 16 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कह देना तू मैंने जो पढ़ा उसमें से नहीं आए। ये कोई तेरे ज्ञान की परीक्षा है क्या? बच्चे को याद होना चाहिए ना। यदि तू 5 रजिस्टर भरवा देगा और सारे मास्टर 5-5 रजिस्टर भरवाने लग गए तो अपने सब्जेक्ट 18 है, 90 रजिस्टर, ये रिवीजन कब करेंगे? एक भरवा, बार बार रिवीजन करे। 16 है, 15 है, 5 नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जितना बच्चा पढ़ के गया उसमें से जो आए वो करके तो आए। तू तो भरवा देगा इनको, तू तो क्या पता रट्टे मार के आ जाए, याद करके आ जाए, टाबर रिवीजन कैसे करेंगे? उस 20 में से बाद में इनसे 3 ही नहीं होंगे, क्योंकि इनसे वो चीजें पढ़ी तो गई नहीं। इसका मतलब चीजें कम पढ़नी, लेकिन उनको बार बार पढ़नी है ना। स्टूडेंट कई बार कहता है सर ये नोट्स तो मैं पढ़ लूंगा, इसके अलावा और क्या पढ़ना है? जिस दिन नोट्स पढ़ लिए जाए उस दिन अलावा पढ़ेंगे, और नोट्स कभी आपकी जिंदगी में पूरे नहीं हो पाएंगे। मुझे एक सिंगल आदमी ऐसा ला के आप बता देना जिसका भले फर्स्ट रैंक आ रखी हो और वो इस बात को कह दे कि उसको पूरे नोट्स याद है। आप कभी मेंस की मेरिट देखा कीजिए, प्री की मेरिट देखा कीजिए। पिछले 4 बार से मेंस जब से नए पैटर्न से होने लगा है, एक बार मेरिट गई है 350 फर्स्ट टाइम, दूसरी बार उसकी मेरिट थी 327, तीसरी बार मेरिट थी 344, और पिछली बार मेरिट गई है 314, 314, 400 में से। इसका मतलब 50% भी क्रॉस नहीं कर रही। 800 में से 800 में से 400 भी नहीं आ रही, इसका मतलब 50% भी क्रॉस है, 45% ही नहीं है। 45% 350 होते हैं, इस बार तो 40% ही क्रॉस नहीं, 320 होते हैं। आता तो ठीक ठाक सा ही है, तो ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की भीतर आवश्यकता तो यह भी नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाए और केवल वो सब्जेक्ट पढ़े, दूसरे वाले पे ध्यान देना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, मास्टर किसी में भी बनना। यदि आपको मास्टर बनना है फिर एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, नेट जेआरएफ कीजिए, लेक्चरर बनिए, फिर इधर आपका कोई भी काम है। कई बार क्या होता है, मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता रहता हूं, मैं कोई बताता हूं भाई ये फलाना युद्ध हुआ, स्टूडेंट बाद में उस युद्ध को खोदना चाहता है कि सर इसकी मिट्टी हो तो आप ला दो तो मैं घर पे रख लूं। कितने आदमी थे, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, कितने घोड़े लड़े थे, घोड़ों का मुंह किधर था सर, है ना? तो मुझे लगता है अपने को खाली एक युद्ध थोड़ी पढ़ना है या एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, अपने को तो खूब सारी चीजें पढ़नी है। जितनी पढ़ाई जाए उनको बार बार याद कर लीजिए। ये जब हो जाएगी आपके याद हो जाएगी, हम आपको बता देंगे और साथ में क्या क्या पढ़ना है, कि ये चीज भी पढ़नी है, ये चीज भी पढ़नी है। कौन कोचिंग ये चाहेगी कि उसके बच्चों के कम सिलेक्शन हो? हमारा मुख्य उद्देश्य तो तभी होगा ना कि आपके, हम तो ये चाहेंगे 1000 की वैकेंसी सारे के सारे हमारी, एक भी इधर से उधर नहीं हो। उन 1000 में से कोई जाके पूछेगा कोचिंग कहां की, स्प्रिंग बोर्ड, तो अपने को प्रचार करने की आवश्यकता, अखबार में एड देने की आवश्यकता, टावर भर भर के टूटेंगे, अपने यहाँ लाइन लगी रहेगी। और ये का ये हमने ऐसा पढ़ाना शुरू कर दिया आपके सिलेक्शन ही नहीं हो, वैकेंसी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो वैसे ही कौन आ रहा है, फिर अखबार में कितने एड दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? यही तो होगा। हम हमेशा ये चाहेंगे भाई आपका भला किया जाए। आपका भला किसमें? इन चीजों के अंदर हो सकता है, तो तमाम बातें बताई जाएगी। आई बात समझ में? ये 2-3 बातें मेरी याद रखना। ये तो डेली का रिवीजन करना, 3 दिन रिवीजन करना, उसी टॉपिक को बार बार 3 दिन तक लगातार पढ़ना, क्लास में आने से पहले उसका रिवीजन कर लेना, रात को सोते टाइम अखबार पढ़ना, और अखबार डेली पढ़ना। ऐसा हो सकता है कई बार ऐसा होगा आपके 2 दिन बुखार आई, फीवर आ गया, आप कोचिंग नहीं आ पाए, सर नहीं बैठा जाएगा, 4-5 घंटे वहां बैठे रहना दिक्कत रहती है सर, मैं 2 घंटे रेस्ट कर लूं। मैं चाहूंगा कि आप भी रेस्ट कीजिए, 2 दिन रेस्ट कर लेंगे तो अगले तीसरे दिन ठीक हो के आएंगे। और 2 दिन बुखार में भी आ गए तो अगले 20 दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ जाए। और उन 2 दिन में भी अखबार फिर भी पढ़ना। यार पढ़े पढ़े अखबार तो पढ़ा जा सकता है, इसमें दिमाग भी नहीं लगा, नोट्स तो याद करने पड़ते हैं, तो याद अखबार याद थोड़ी करना है, पढ़ना है, सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए। पर आप 10 बार जब एक एक बात पढ़ लेते हैं ना, वो अपने आप याद हो जाती है। कब आपके दिमाग के कौन से कोने में जाके वो चीजें सटीक बैठ गई कि आप भी नहीं जानेंगे, और वो चीजें अपने आप आने लग जाएगी। आई बात समझ में? अब हम जब यहां शुरू करेंगे तो विजय सर आज इकोनॉमी पढ़ा गए होंगे, इंडियन इकोनॉमी शुरू की। क्या शुरू किया? इंडियन, है ना? ये तो आप में से खूब सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि सर आज हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी ना, आपने इकोनॉमी पढ़ी। क्या पढ़ी? इकोनॉमिक्स होती है अर्थशास्त्र, हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भी खूब सारी हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है, चाइना की हो सकती है, हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ते हैं? तो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इनको एक सब्जेक्ट इंडियन पढ़ाते रहे, साथ में एक सब्जेक्ट राजस्थान का पढ़ाते रहे, थोड़ा ठीक बैलेंस रहे। इंडियन इकोनॉमी चल रही है तो मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर पढ़ा दूं,
जब मेरे राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर खत्म हो जाए तो इसकी जगह राजस्थान की ज्योग्राफी लगा दे या राजस्थान की पॉलिटी लगा दे, उधर साथ में ज्योग्राफी लगा दे, इंडियन ज्योग्राफी लगा दे। इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगी तो इंडियन पॉलिटी लगा दे, इधर राजस्थान की इकोनॉमी लगा दे, कोई ना कोई बैलेंस बनता रहे तो थोड़ा ठीक रहे। तो दोनों चीजें एक साथ आती रहे। कारण यह है कि प्री में जो 150 सवाल आते हैं, इनमें से 50 से ज्यादा सवाल राजस्थान के आते हैं। उस एग्जाम में जिसकी मेरिट 50% से कम रहती है, किसी एक सब्जेक्ट के 33% से ज्यादा सवाल आते हैं, तो वो ज्यादा पढ़ना चाहिए। फिर मेंस में वो पूछते हैं, फिर इंटरव्यू के अंदर बार बार वही है। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा बैठा है, मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि यार स्टूडेंट का सर इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, वो कुछ ही पूछ सकता है। वो उसके जो जिम है वो सीट के उधर बैठा है, वो तो उसको तैयारी करके थोड़ी है नहीं क्या क्या पूछना है। उसके बैठे बैठे क्यों जिम में आई, उसने ऊपर देखा पंखा तेज चल रहा है, उसने कहा पंखा किस पे काम करता है बता दे के, तुझे बताना पड़ेगा, अगले ने सवाल पूछ लिया तो अब वो चूंकि पुराने लोग हैं, वो नई चीजें नहीं पढ़ के आए, तो वो फिर वैसे पूछते हैं, कहता 10th कहां से किया था तुमने, सर कोटा से किया। कोटा के 5 दर्शनीय स्थलों के नाम बताओ। आपके सवाल, आपके जवाब, जवाबों में से सवाल, सवालों से जवाब, तो अपनी तरफ से कुछ ही नहीं करता। आपने 5 बताया, आपने कहा कि कोटा में हवा महल है, वो वापस वहीं से करता है, हवा महल तो जयपुर में ना। आप वापस कहते हो सर एक जयपुर में भी है एक कोटा में, वो वहीं से निकाल करता, जयपुर वाला किसने बनवाया था, इसको हवा महल क्यों कहते हैं। आप उसमें कहते हो कि सर यहाँ पे बैठ के रानियां तीज और गणगौर की सवारी देखती, वो वहीं से कहता, अच्छा तीज और गणगौर क्या होती है। आप तीज गणगौर के जवाब देते हो वापस कि ये तीज है, अच्छा इसको गौर, गौर का मतलब क्या होता है। आप वापस कहते हो कि सर ये पार्वती जी होते हैं, ये होता है वो होता है, वो वापस आपसे कोई यहीं से कोई दूसरा सवाल निकाल के लाता है। यार गणगौर कितने दिन तक पूछते रहते हैं, अपने साथ होली के बाद में पूछने लग जाते हैं। आप उसका जवाब देते हो, वापस पूछता है, यार क्या लेके जाते हैं गणगौर पूछने के लिए। उसने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं बनाया, आपने उसको सवाल दिए, आप इसको क्या दे रहे हो, जवाब दे रहे हो। तो वहां ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान जीके के होते, तो आपसे और पूछता है अच्छा तुम जयपुर से हो, बताओ जयपुर की 5 समस्याएं क्या क्या। हाँ सर चेन चोरी ज्यादा होती है, चेन स्नैचिंग हो जाती है। और कोई बाइक वाला आते मोबाइल छीन के ले जाता, सर मैं जा रहा था बात करता करता खोया हुआ था मेरे अंदर ही, और इतने में फोन छीन के ले गया। और क्या समस्या है, बरसात के दिनों में पानी वानी भर जाता है, वो वहीं से निकाल के लाता है। दूसरा टाउन प्लानिंग क्या होती है, कैसे होने चाहिए शहर के अंदर पानी ना रुके, वो वहीं से क्वेश्चन निकाल के लाता है। चेन स्नैचिंग होती है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अपने लॉ में कोई ना कोई पढ़ा हुआ था, वहां से कोई चीजें, उनमें से चीजें निकाल निकाल के लानी, तो वहां पे चीजें ज्यादा काम आती। तो वहां अखबार की बातें, राजस्थान जीके की बातें, पूरा इंटरव्यू उन पे चला जाता है। तो आपने ये वाली चीजें एकदम सही से करनी। तो सर आज इकोनॉमी पढ़ा के चले गए, अपने आज राजस्थान शुरू कर लेते हैं। लिख लो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास, यदि आपने 10th तक तो हिस्ट्री पढ़ी होगी सब लोगों ने। अच्छा ऐसे कितने लोग जिनके 11th 12th में हिस्ट्री थी, ऐसे लोग जिनके बीए में भी हिस्ट्री रही है। अच्छा खूब सारे लोग, चलो शाबाश भाई, जिनकी भी हिस्ट्री रही है आपने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत जानते ही होंगे आप, वरना 10th तक तो आप सबने पढ़ी होगी। 10th तक भी आपने पढ़ी होगी, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हिस्ट्री में हम 3 भागों में बांट लेते हैं उसको। एक उसका होता है प्राचीन, एक उसका होता है मध्यकाल, एक उसका होता है मॉडर्न। यही होता है ना। आप दुनिया में कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ोगे, मत कर दूं कल को आप जब आरएस लग जाओ, फिर आपको यार मैं अमेरिका के बारे में जानना चाहता हूं, तो अमेरिका की क्या पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो क्या पढ़ेंगे, अमेरिका का प्राचीन इतिहास, अमेरिका का मिडाइवल, और अमेरिका का मॉडर्न। आपको यार मैं राजस्थान में भी पर्टिकुलर सिरोही के बारे में जानना चाहता हूं, तो सिरोही का प्राचीन, सिरोही का मध्य, और सिरोही का। दुनिया में कहीं की भी हिस्ट्री को आप 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन उसका, उसका मध्यकाल और उसका आधुनिक। ऑब्वियस सी बात है, भारत की हिस्ट्री भी ऐसी बांटी जाती। ये भारत की अपने हिस्ट्री लिख के गए अंग्रेज। कौन लिखे गए, क्योंकि इससे पहले अपने अलग अलग राज्य थे। अपने ये था कि गुजरात एक अलग राजा का राज है, दिल्ली में अलग राजा का राज है, मालवा में अलग राजा का राज है, जोधपुर का राजा अलग, जयपुर का राजा अलग। लेकिन जयपुर का राजा हिस्ट्री लिखवाएगा तो भी किसकी लिखवाएगा, जयपुर। जोधपुर वाला किसकी, जोधपुर। पटियाला वाला किसकी, पटियाला। और बड़ौदा वाला किसकी, बड़ौदा। तो पूरे भारत की एक साथ हिस्ट्री इस प्रकार से अपने को मिलती नहीं। हाँ मोटा मोटा खूब सारी चीजें मिल जाती, पर पूरा एक साथ ऐसा विवरण नहीं मिलता। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सारे राजाओं को हरा के अपने अंडर ले लिया।
एक हो गया राजनीतिक एकरूपता मतलब पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, और प्रशासनिक एकरूपता जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी वो दोनों लेके आए। अब पंजाब भी उनका था, बंगाल भी उनका था, यूपी भी उनका था, तमिलनाडु भी उनका था, बॉम्बे भी उनका था, आगे कर्नाटका भी उनका था, केरल भी उनका था, सब कुछ उनके एरिया के अंदर आ रहा है। तो उन्होंने फिर कहा एक साथ लिखो रे इसकी। तो अंग्रेजों का एक इतिहासकार, उसका नाम था मील, जेम्स मील। क्या नाम था? तो जेम्स मिल ने कहा मैं लिख देता हूं। तो जेम्स मिल ने अपनी हिस्ट्री को भी बांट दिया, एक प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक। तो हमने पूछा भाई क्या बेस है, कहां से कहां तक प्राचीन, कहां से कहां तक मध्य और कहां से कहां तक आधुनिक? कोई एक क्राइटेरिया तो है? मैं कहूं भाई यहां तक प्राचीन कर दो, यहां तक मध्य कर लो, यहां तक क्या कर लो आधुनिक। वो क्या क्राइटेरिया? उसने कहा भारतवाड़ी में तो दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी है। कैसे? उसने कहा देखो मैं कुछ शब्द बताता हूं, तुम ये सुन लो। क्या शब्द है? एक शब्द है तुम्हारे कालिदास, एक शब्द है मुद्रा राक्षस, एक शब्द अभिज्ञान शकुंतलम, एक शब्द है कोई उपनिषद, एक शब्द है कोई स्वपन वास्व दत्ता, एक है किरात अर्जुनियम, एक है पुलकेशिन, एक है हर्षवर्धन, एक है राजराजेश्वर, एक है कोई आपके दूसरा नरसिंह वर्मन, एक है कोई आपका महेंद्र वर्मन, मिहिर भोज, मिहिर कुल। कैसे लगे नाम? उन्होंने कहा यार जोरदार लगे, मस्त संस्कृत के नाम है यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं। उनका ये प्राचीन काल, ये क्या है जहां पर ये संस्कृत जैसे शब्द आ रहे हैं, ये काल कौन सा तुम्हारा? तो उसने कहा आप सुन आगे, अब मैं चेंज करता हूं। उसने कहा यह्या बिन अहमद सरहिंदी, अबू बकर सलातीन, अबू बकर इसामी, फुतुआ उस सलातीन, हसन निजामी, ताजुल मासिर, अकबर नामा, आईने अकबरी, तारीख मुबारक साई, तारीख फिरोज साई। इस बार हमने कहा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए यार पूरी तरीके से। उसने कहा तुम्हारा मध्यकाल है। जैसे मुसलमान भारत के अंदर आए, फारसी भाषा लेके आए, तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया? उसने कहा वापस सुना आगे। उसने कहा मैं बोलता हूं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोड ऑफ जेंटुलोज, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये तो उन्होंने कहा यार तो तू अंग्रेजी बोलने गया। उसने कहा जब अंग्रेज आ गए वो तुम्हारा आधुनिक काल है, जब हिंदू राज कर रहे थे, जब संस्कृत चल रही थी वो तुम्हारा प्राचीन काल था, जब मुस्लिम आ गए थे, जब फारसी आ गई थी वो तुम्हारा मध्यकाल था, जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजी भाषा आ गई थी वो तुम्हारा कौन सा है? तो भारत के इतिहास को बड़े बड़े तौर पे उन्होंने सीधा सीधा तीन भागों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। संस्कृत वाला, फारसी वाला, पर्शियन लैंग्वेज और इंग्लिश वाला, तो तीन के अंदर इनके अंदर बांट के चले गए। अब जैसी भारत की हिस्ट्री बांट दी गई वैसी किसकी बांट दी गई? राजस्थान। भारत वाली के आधार पे राजस्थान बांट लो, राजस्थान के आधार पे आगे जयपुर बांट लो, सीधा सीधा वर्गीकरण हो जाएगा, वो तो क्लासिफिकेशन में चेंज नहीं आएगा कोई उसमें। अब फिर हमने देखा कि यार भारत की जब एंशियंट इंडिया हम आपको पढ़ाएंगे, कि जब हम प्राचीन भारत पढ़ाएंगे, हम उसमें टाइम लेंगे 1 महीना और 1 रजिस्टर बनवा देंगे आपको। फिर हम आपको मिडिवल पढ़ाएंगे, वापस पढ़ाएंगे 1 महीना, 1 रजिस्टर बनवा देंगे। फिर हम आपको मॉडर्न पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे 1.5 महीना, तो 1.5 रजिस्टर बनवा देंगे। मतलब तीनों बराबर है, मॉडर्न थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ी थोड़ी क्या है कम, थोड़ी थोड़ी सी कम पड़ती है, बाकी लगभग यूं बराबर पड़ती है। पर राजस्थान में ये रोड़ा रप्पा नहीं। राजस्थान में जब हम प्राचीन पढ़ाते हैं, मैं जब आपके फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूं तब तो दिन लेता हूं 4, यदि प्री वाले में पढ़ाने पड़े तो दिन लगते हैं 1.5। तो जल्दी जल्दी करा दो भाई, बच्चों का प्री सिर पे आ रखा है उनका। कारण कि प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर ज्यादा गतिविधियां दिखाई नहीं दी, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं के राज की बात कर रहे हैं हम, तो प्राचीन काल में राजाओं ने राज वहीं किया जहां पर पानी ज्यादा था, क्योंकि किसी राज्य का निर्माण वहीं होगा जहां पर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी होगा तो वहां पब्लिक बसेगी, पब्लिक बसेगी तो वहां खेती करेगी, खेती करेगी तो उनके धन होगा, धन होगा तो लूटपाट होगी, लूटपाट होगी तो रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, रक्षा की आवश्यकता राजा बनेंगे। इसलिए राजा ज्यादातर आपको प्राचीन काल के राजा यूपी बिहार में मिलेंगे। कि भारत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। भारत की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी। तो वो वाला इलाका आपको ज्यादा डेवलप मिलता है, जो इलाका ज्यादा डेवलप है उनकी हिस्ट्री भी ज्यादा डेवलप है। अपने यहाँ ज्यादा बंदे भी नहीं, ज्यादा हिस्ट्री भी। तो प्राचीन वाला अपने ठीक ठाक सा ही पड़ता है। कि मैं कहता हूं पूरी इंडियन, अब तो ठीक है मैं पहले राजस्थान पढ़ा दूंगा आपको, यदि पहले इंडियन पढ़ा दी जाए और इंडियन के एंशियंट पढ़ा दी जाए तो 27 दिन की क्लास में आप 7 बार भी राजस्थान का नाम नहीं सुनो। ले दे के इक्का दुक्का जगह आएगा कालीबंगा था, एक कोई जगह आएगा अशोक का अभिलेख भाबरू से मिला, एक कोई आएगा कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ वो बयाना से प्राप्त होता है। 3-4 जगह लेके आप इंडिया का वो राजस्थान का नाम सुनोगे। अब आप मध्यकाल में आते हो, मध्यकाल में जनता थोड़ी समझदार होने लगी। शुरुआत में लोग वहीं बसते थे जहां पे नदियां थी, धीरे धीरे उसको लगा कि ना नदियों के अलावा भी बसा जा सकता है, तो पानी कहां से लेके जाएंगे? उसने कहा तालाब खोद लेंगे, झील बना लेंगे, नहर ले जाएंगे। इसलिए मध्यकाल में भारत की राजधानी होगी दिल्ली। राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली राजधानी हो, तो अपनी तरफ बसावट आ रही है।
तो मध्यकाल में अपने भी खूब सारी बसावट हुई, अपने बसावट ज्यादा हुई तो लोग भी अपने जैसे लोग ज्यादा हुए तो यहाँ पर राज्यों का निर्माण होने लगा। इसलिए अपनी सबसे बड़ी हिस्ट्री को ये तो मिडिवल है कि अपने खूब सारे राजा बन गए, अलग अलग प्रकार उनकी राजधानियां है, अलग अलग प्रकार उनकी लड़ाइयां है, उनकी संधियां, आपस में लड़ाइयां है, दिल्ली वालों से बार बार लड़ाइयां, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है उनकी लड़ाई, क्योंकि हम बॉर्डर थे तो अफगानिस्तान से जो भी आता हमारी तरफ तो पक्का पक्का आता, तो अपनी खूब सारी लड़ाई है। इसलिए अपना सबसे बड़ी राजस्थान की हिस्ट्री है तो वो कौन सी है? मिडिवल। एंशियंट वाली ले देगे 3-4 दिन का खेल, मिडाइवल वो का वो खा जाती है आपके 25-26 दिन, कि उसमें खूब सारी लड़ाइयां, खूब सारे राजवंश, खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपको। फिर आती है मॉडर्न। मॉडर्न वो है जो अंग्रेजों का राज आ गया था। अब उस आधार पर देखें तो मॉडर्न भी अपने छोटी सी है। मॉडर्न ही अपने ले दे के कोई 10-15 दिन के अंदर खत्म की जा सकती है। पिपरी वाले में पढ़ाएं तो 10-15 दिन में, और मेंस वाले में चूंकि थोड़ा सा अपने ढंग से उसको लिखते हैं, कारण परिणाम लिखते हैं, तो 20 दिन खा जाएगा भाई। 20 दिन के अंदर आपको ये पढ़ानी पड़ेगी। मॉडर्न कम क्यों? क्योंकि मॉडर्न हम कहते हैं वो थी जिसमें अंग्रेजों का राज था। राजस्थान में अंग्रेजों का राज ही नहीं। अपने अंग्रेजों वाले भारत में आते ही नहीं थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भारत दो प्रकार का था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज नहीं था। जो अंग्रेजों का राज वाला भारत था उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। जैसे यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, केरला, ये सब उसके अंदर आता था। अपने इसके अंदर आते नहीं थे क्योंकि अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। फिर सर अपने भी किसका राज था? राजाओं का। अपने यहाँ राजा बैठते, उन राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, अंग्रेजों के गुलाम है, अपने अंग्रेजों का राज नहीं। इसलिए राष्ट्रगान में बाकी सबके नाम आपको छोड़ गए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आप कहां हो इसमें? पंजाब है, सिंध जो पाकिस्तान में चला गया अब तुम्हारे पास नहीं है, वो भी है। गुजरात है, मराठा मतलब महाराष्ट्र है, द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत है, उत्कल मतलब उड़ीसा है, बंगा मतलब बंगाल। पूरा देखो ऊपर से नीचे तक, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पूरा भारत है आपको छोड़ के। क्योंकि 1911 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ये गाना गा रहे थे तब आप भारत में आते ही नहीं थे। भारत में नहीं आते थे तो आपका नाम भी इसके अंदर लिया। वो मैं हमेशा बताता हूं, मैं बहुत छोटा था तो मुझे कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। दादाजी मुझे कहानियां सुनाते, पर दादाजी कहानियां सारी रामकृष्ण वाली कहानियां होती। राम जी वहां गए, राम जी नहीं गया, कृष्ण जी ये किया, नारद जी आ गए, शिव जी भगवान को किया, पौराणिक कहानियां। बीच बीच में कभी कभी वो हमें राजा महाराजा की थोड़ी कहानी कोई बता दिया करते, ये फलाने राजा के टाइम ये हुआ, फलाने राजा के टाइम। मैं 3rd या 4th में पढ़ता था, क्लास में सर ने भगत सिंह के बारे में पढ़ाया, गांधी जी के बारे में पढ़ाया, नेशनल मूवमेंट पढ़ाया। मुझे लगा यार ये महापुरुष है। और मैं घर पे आया, मैंने घर पे आते मैंने दादाजी को, दादाजी भगत सिंह, गांधी जी, इनकी कहानियां सुन। दादाजी ने कहा इनकी क्या कहानी है? अरे मैं को इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका हाँ लड़ी थी, तो इनकी कहानी सुनो। तो कहानी नहीं है इनकी, क्या बात करते हो, आपको इनकी कहानियां नहीं पता? ना यार मेरे को तो नहीं पता। क्यों? आपने अंग्रेजों का राज नहीं देखा जिसके खिलाफ ये लड़े थे? उनका अपने नहीं था तो कैसे नहीं था? अपने अपने भी तो यहीं पे थे, यहीं थे, पर अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। कब हुआ आपका जन्म? तो उनका झंडे से 5 साल पहले। आजादी गांव में अभी भी झंडा कहते हैं क्योंकि झंडा चेंज हुआ था। राजाओं के झंडे से अपने यहाँ पे भारत का झंडा आया था। पहले भारत का झंडा कोई फहरा देता ना पुलिस पकड़ ले जाती, झंडा नहीं फहराने दिया करते थे राजाओं के राज में। राजा जयपुर के राज में जयपुर का झंडा फहराया जाएगा, आप जोधपुर का झंडा भी नहीं फहरा सकते थे। ये ठीक वैसा ही है कि हम में से कोई नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दे। आप नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दो तो पुलिस उठा के ले जाए, 3 दिन तो आपके घर वालों को नहीं बताए कि कहां लेके गए, और 3 दिन बाद जब घर वालों को दे दे तो आप घर वालों को नहीं बता पाओगे आप सीधे क्यों नहीं सो रहे हो, है ना? कुटे पैसा पकड़ गया आपको बैंकर वाला। तो वैसा का वैसा अलग अलग देश थे यार। जयपुर एक देश है, जयपुर देश में भारत देश का झंडा क्यों फहराने दिया जाए? उनका झंडा चेंज हुआ था उसे 5 साल पहले। तो मतलब आप आजादी से पहले थे कि हाँ। तो आपने कभी अंग्रेज देखा? उनका नहीं। आपके 80 साल हो गए आपने अंग्रेज नहीं देखा, 70 साल के हो गए अंग्रेज नहीं देखा आपने? ना मैंने नहीं देखा अंग्रेज। क्यों? आपने गांव में अंग्रेज टैक्स लेने नहीं आते थे कि नहीं? तो अपने टैक्स लेने कौन आता था? तो फलाने राजा का आदमी आता था। धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि अपने अंग्रेजों के साथ संधि थी, अंग्रेज था ही नहीं, अपने किसी लोगों ने अंग्रेज देखे ही नहीं। इसलिए आज भी गांव में गोरा आ जाता है तो लोग यूं राजी होते हैं, गोरा है वो। अपना और अंग्रेजों का सीधा सीधा कोई भी लेना देना, इसलिए आधुनिक काल वाला भी अपने जीरो हो जाता होता। तो आधुनिक काल कम है अपने, प्राचीन काल कम है, सबसे अधिक अपनी को हिस्ट्री है तो कौन सी है? फिर मध्यकाल इसलिए भी पढ़नी जरूरी हो जाती है। आजकल आप पुराने पेपर देखोगे तो मध्यकाल से सीधे सीधे क्वेश्चन आने बंद हो गए कि राजा की लड़ाइयां, राजा की संधियां, कोई सवाल नहीं। इस बार 17 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के प्री के पेपर में, एक सवाल उनमें सीधा सीधा राजा का है। उस चौहान राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
विग्रह चतुर्थ, इसके अलावा कोई भी सवाल सीधा सीधा राजा का सवाल नहीं है। पर बाकी कल्चर जो है ना, वो बिना राजा पढ़े आप कल्चर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसी पेपर में एक सवाल और है कि सोमदेव की पुस्तक का नाम बताइए। सोमदेव की वो ललित विग्रहराज है, ये बिना विग्रहराज के कैसे पढ़ लेंगे? ये विग्रहराज पढ़ेंगे तब ये बुक पढ़ी जाएगी, वरना उसके बिना बुक नहीं पढ़ी जा सकती। उसी पेपर में क्वेश्चन है कि शिवदास गार्डन की पुस्तक का नाम बताइए, और शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनी का है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे गागरोन का राजा अचलदास खिंची, आप बुक कैसे पढ़ लेंगे? आपको सीधी बुक नहीं लिखवाई जा सकती। उसी एग्जाम के अंदर कोई पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मल्लीनाथ जी और पिंपा जी जो है, इनके वो मंदिर कहां कहां पर बने? दोनों राजा थे, मल्लीनाथ जी राजा है, पिंपा जी राजा। आप बिना राजा पढ़े उनके बारे में कैसे पढ़ लेंगे? कि आप बिना मिडिवल पढ़े कल्चर को जाने नहीं सकते। इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि यार मिडिवल पढ़ेंगे तो अपने कल्चर समझ में आएगी, वरना कल्चर समझ में। तो सबसे बड़ा पोर्शन है मिडिवल, फिर उसके बाद है मॉडर्न, सब उसके सबसे लास्ट में कौन सा आपका एंशियंट, कौन सा है? तो अपने भी इसी ऑर्डर में पढ़ लेते हैं। मिडिवल पढ़ लेते हैं, फिर मॉडर्न पढ़ लेते हैं, फिर क्या पढ़ लेते हैं? एंशियंट। आपस में तीनों में कोई लेना देना नहीं। ऐसा कतई नहीं कि एंशियंट पढ़े बिना मिडिवल नहीं समझ आती, मिडिवल पढ़े बिना मॉडर्न नहीं समझ ना। अलग अलग अपना टॉपिक वैसे दिए हुए, ये पढ़ लो, इसके बाद ये पढ़ लो, इसके बाद ये पढ़ लो। भले प्राचीन मध्य आधुनिक पढ़ ले, भले आधुनिक मध्य प्राचीन पढ़ ले, भले मध्य आधुनिक और प्राचीन पढ़ ले, जैसा जो अच्छा लगे वैसे पढ़ लिया जाए। अपने उस ऑर्डर में पढ़ लें जिस ऑर्डर में वो है, कि थोड़ी बड़ी वाली पहले ही सल्टा दें अपने, फिर उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, फिर कल्चर अपने। आई बात समझ में? तो अपने शुरू करते हैं। लिखो, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान। यदि आप सिलेबस उठा के देखेंगे अपना, तो मिडिवल के अंदर अपने साफ साफ लिखे हुए प्रमुख राजवंश तथा उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं राजस्व व्यवस्था। क्या क्या लिखा हुआ है? प्रमुख राजवंश तथा उनकी कौन सी? राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राजस्व। जैसे मैं बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ उसमें, इधर देखना। उसमें एक तो लिखा हुआ है राजवंश, डायनेस्टीज। कौन कौन सी डायनेस्टी उन्होंने बाकायदा पर्टिकुलर मेंशन कर रखी है कि आपको ये पढ़नी है। उन्होंने लिख रखा है गोहिल, उन्होंने लिख रखा है राठौड़, उन्होंने लिख रखा है कछवाहा, उन्होंने लिख रखा है चौहान, उनका लिखा हुआ है परमार, उन्होंने लिख रखा है प्रतिहार। छह डायनेस्टी उन्होंने मेंशन किया, मैं छह ही पूछेंगे। कौन कौन सी बताओ? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार, प्रतिहार। दोबारा बोलो, कौन कौन सी? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, प्रतिहार। और उन्होंने लिखा है इनमें भी क्या पूछेंगे, उन्होंने बताया कि इनमें भी क्या पूछेंगे। इनमें हम पूछे व्यवस्थाएं पूछेंगे, इनकी कौन कौन सी व्यवस्था, सिस्टम पूछेंगे इनका। हम पूछेंगे इनकी राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकल। हम इनका पूछेंगे प्रशासनिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। हम इनका पूछेंगे सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल। हम इनका पूछेंगे रेवेन्यू, राजस्व का, जो आर्थिक का। मतलब हम ये पूछेंगे कि ये जो राजवंश थे, इन्होंने कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कौन सी संधियां की। ये तो क्या हो गया? राजनीतिक। हम ये पूछेंगे इनके टाइम में मंत्री कौन कौन से होते थे और वो क्या क्या काम करते थे। ये क्या हो गया? प्रशासनिक। हम ये पूछेंगे इन्होंने मंदिर, महल, माड़िए, झील, बावड़ी कुछ बनवाया कि नहीं बनवाया, पेंटिंग्स बनवाई कि नहीं बनवाया, लिटरेचर कितना लिखवाया। ये क्या हो जाएगी? सांस्कृतिक। हम ये पूछेंगे टैक्स कितना लेते थे। क्या हो जाएगी? राजस्व। कितने राजवंश? छह। कौन कौन से? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमा। उनकी कितनी व्यवस्था पढ़नी है? चार। कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, रेवेन्यू। बोले बड़ी बात है, उतार लो ऐसा कैसा, ताकि आपको याद रहे अपने सिलेबस में है क्या। ऐसा कैसा उतार ले एकदम।
इन डायनेस्टीज का कौन कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और रेवेन्यू। कितने राजवंश? 6। तो अब पहला मान लो राजवंश कौन सा अपना? गोहिल। तो गोहिल वंश की राजनीतिक व्यवस्था, गोहिल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, गोहिल वंश की सांस्कृतिक व्यवस्था और गोहिल वंश की राजस्व। वैसे वैसे सबका पढ़ेंगे, वैसे राठौड़ों का पढ़ेंगे, कछवाहों का, चौहानों, जिसका जितना उतना, किसी का ज्यादा है तो ज्यादा और किसी का कम है तो कम। जैसे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहले 3 राजवंश लिखवाए ना, ये आजादी तक थे। कब तक थे? राजवंशों में ये था, एक राजवंश खड़ा हुआ, दूसरे बड़ा लाके पटक के धो दिया उसको, तो मिट गया, दूसरे बड़ा आ गया। पर ये 3 ऐसे थे जो आजादी तक बने हुए थे, गोहिल, राठौड़ और कछवा। चौहान, परमार, प्रत्यय, राजा से पहले खत्म हो गए। जो लास्ट तक बने हुए थे उनकी हिस्ट्री ज्यादा, जो बीच में खत्म हो गए उनकी हिस्ट्री कम। तो हम देखेंगे यार, गोहिलों को पढ़ने में टाइम लगेगा 15 दिन, आगे कोई राठौड़ पढ़ेंगे तो अपना टाइम घट जाएगा, वो जाएगा 8 दिन। कछवाहा पढ़ेंगे तो वो टाइम आ जाएगा 6 दिन। चौहान पढ़ेंगे तो टाइम आ जाएगा 4 दिन। परमार, प्रत्यार आपको सिर्फ 45 मिनट में दोनों कंप्लीट, क्योंकि लास्ट तक आते आते वो बचे ही नहीं, वो बहुत पहले ही खत्म हो गए, कम खत्म हो गए, तो उनके बारे में हिस्ट्री की जानकारियां भी क्या हमारे पास कम। वो राजवंश समाप्त हो गया, तो पहली बात, वो जो समाप्त हो गया तो उसकी हिस्ट्री भी उसके साथ ही कहीं ना कहीं मिट मुटा गई, आगे वालों ने उसके बारे में कुछ भी लिखवाया नहीं। और जब युद्ध में लड़े मरे भिड़े इधर उधर, तो हिस्ट्री की कोई किताबें पढ़ी भी थी वो भी इधर उधर हो गई। जो लास्ट तक रहा उसने 1800 में आके भी लिखवा लिया, वापस लिख लो रहे। खो गई की किताबें अपने 1947 में भी लिखवा गया वो आदमी अपना, तो उनका ज्यादा मिल जाता, इनका क्या मिल जाता, थोड़ा कम। तो वो भी अपने देखेंगे यार, उनकी बातें ज्यादा, इनकी बातें कम। एक एक का पढ़े अपने। फिर लिखो गोहिल वंश, गोहिल वंश, गोहिल डायनेस्टी। गोहिल वंश। अब एक आया भाई, इसका नाम गोहिल वंश ही क्यों है, और कुछ नाम क्यों नहीं है इसका? तो इसका नाम गोहिल वंश इसलिए क्योंकि गोहिल नाम के आदमी ने चलाया था। ये वंश किसने चलाया? और उसने वंश चलाया 566 ईस्वी में। कब चलाया था? 500, लिखो आप थोड़ा सा। 566 ईस्वी में, इन 566 एडी। 566 ईस्वी में, इन 566 एडी। गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। गोहिल ने कौन से वंश की स्थापना की? एक सवाल आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि सर आपको क्या पता 566 में की? आप एग्जैक्ट इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि 500? ये कह सकते हो सर पुराने टाइम में गोहिल नाम का आदमी था, वो गोहिल वंश शुरू करके गया। अरे 566 कहां से लाए आप? हिस्ट्री पूरी की पूरी एविडेंस पे लिखी जाती है। किस पे लिखी जाती है? आपके पास हर बात का एविडेंस होना चाहिए। यदि ये 3 लाइन है इसमें, गोहिल ने 566 में गोहिल वंश की स्थापना की, तीनों एविडेंस होने चाहिए। गोहिल का एविडेंस हो, 566 का एविडेंस हो, उस वंश का एविडेंस हो। यदि एविडेंस नहीं है तो आप ये लाइन ही नहीं लिख सकते। कहां से लाए हम? तो सर पुरानी किताबें मिल जाती है, पुराने अभिलेख मिल जाते हैं। उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है सामोली। क्या नाम है? वहां से हमें एक अभिलेख मिला, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, सामोली का अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख पर उसका सन लिखा हुआ है 646। कितना लिखा हुआ है? अभिलेख के ऊपर लिखा था, उसका तो मानना ही पड़ेगा कि उस भाटे के पत्थर पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, ये अभिलेख है। उस अभिलेख पे खुद भी लिखा गया 646 में लिखा जा रहा है, ये तो श्योर मान लीजिए 646 का अभिलेख में लिखा हुआ है कि सिरोही में एक जगह पड़ती है बसंतगढ़। कौन सी जगह है? वहां पे कुछ व्यापारी रहते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उनको व्यापार में वहां पे घाटा हो गया। घाटा हो गया तो बसंतगढ़ से आगे उदयपुर। कहां पर आ गए? उन दिनों उदयपुर नहीं था, ये उदयपुर वाला इलाका था, इसको बोलते भोमट। पहाड़ियों वाला इलाका था, क्या बोलते? तो है कि भाई बसंतगढ़ से भोमट की तरफ आ गए। वो कहते हैं, व्यापारी कहते हैं यहाँ हमने एक माता जी का मंदिर बनवाया, जावर माता। क्या मंदिर बनवाया? जावर माता। वो व्यापारी कहते हैं कि यहाँ से हम खनिज निकालते हैं। जावर से क्या निकालते हैं? अभिलेख कह रहा है कि व्यापारी जावर में क्या निकाल रहे हैं? खनिज। बसंतगढ़ में घटा हुआ, वहां का छोड़ के यहाँ फायदा दिखा, खनिज निकल रहे थे, माइनिंग हो रही थी, तो यहाँ पर आ गए। वो लिखते हैं कि हम जब ये मंदिर, ये सब माता जी की कृपा से हो रहा है, माता जी की कृपा से हो रहा है, तो हम माता जी का क्या बनवा रहे हैं? मंदिर। माता जी का मंदिर बनवा रहे हैं, तब साल कौन सा है? फिर वो और लिखते हैं कि जब हम ये मंदिर बनवा रहे हैं तो हमारे यहाँ का राजा शिलादित्य
हमारे यहाँ का राजा कौन है? कौन राजा है? शिलादित्य। फिर वो इसके अंदर लिखते हैं कि शिलादित्य जो है वो नाग के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? फिर उसमें लिखते हैं नाग महेंद्र का बेटा था। फिर इसके अंदर लिखते हैं कि महेंद्र भोज का बेटा था और भोज गोहिल का बेटा था। 5 नाम लिखे हुए। हम शिलादित्य के टाइम में अभिलेख लिखवा रहे हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले गोहिल से पहले वालों के नाम नहीं है। इसका मतलब इससे पहले वालों में लखन नहीं है, इसलिए इस वंश का नाम गोहिल वंशी है। गोहिल के भी तो माँ बाप दादा परदादा सरदादा रहे होंगे, पर वो इतने बड़े राजा वगैरह रहे। पहला जो बड़ा आदमी हुआ होगा कौन हुआ होगा? आज भी हम अपने परिवार में भी अपने परिवार का इंट्रोडक्शन उस आदमी के नाम से देते हैं जो अपने परिवार में सबसे अधिक सफल है। आप कोई पूछ ले कि यार तुम किस परिवार से हो? चाचा जी आईएएस लगे हो, अपने पापा का नाम नहीं बताते, पहले चाचा जी का बताते हैं। इधर वो जो आईएएस है ना, वो मेरे चाचा जी लगते हैं। अच्छा तुम्हारे पापा क्या करते? तब आपने कहते हैं सर पापा का नाम मेरी है। हम चाहते हैं भाई जिसके नाम से पहचान है वही तो बताया जाए। इनमें पहचान वाला बंदा कौन हुआ? गोहिल, इसलिए वंश का नाम ही क्या है। इससे पहले वालों के नाम इतने अभिलेखों के अंदर हमें मिलते नहीं। अब अब अपने इतिहासकार जो होते हैं वो कहते हैं कि अभिलेख कब का है? 646। कौन से राजा के टाइम का? तो ये तो माना जाए ना कि 646 में शिलादित्य जीवंत है, उसके टाइम में अभिलेख है। अभिलेख का टाइम क्या है? 646। इसका मतलब 646 में कौन बैठा है? इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तब वो ये मानते हैं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं पर लगभग माना हुआ है। एक राजा का शासनकाल औसत 20 साल का है। एवरेज यदि निकाला जाए तो एक राजा का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 20। हो तो ये भी सकता है कि एक राजा 80 साल करके गया, एक 6 महीने, पर एवरेज यदि निकाला जाए सबका तो कितना है? 20। शिलादित्य यदि 646 में है, इसका मतलब 626 में कौन रहा होगा? 606 में, 586 में, 566 में। मैंने ये तो लिखा है 566 में गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की। ये तो पढ़ा था। अब कोई आपसे पूछे कि गोहिल ने 566 में गोहिल वंश की स्थापना की, आप कौन से अभिलेख के आधार पर कह सकते हो? कौन से अभिलेख? वो मुझे सामूल्य अभिलेख कौन से राजा का है? वो गोहिल से कौन से नंबर में आ रहा था? गोहिल वाले वंश में 5वें नंबर के ऊपर आता हो। माता जी के मंदिर की बात कर रहे हैं, वो माता जी का मंदिर है जावर माता। कौन सी माता जी? और वो कह रहे हैं जावर में हम क्या निकालते हैं? माइनिंग। 646 में जावर में माइनिंग हो रही है, आज दिन तक होती है। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे यहां से शीशा और दस्ता निकलता है। क्या निकलता है? केवल जिंक और लेड दोनों निकल रहे हैं, यहां से शीशा दस्ता निकल रहा है। अब ज्योग्राफी पढ़ो तब वो आएगा कि जावर में शीशा दस्ता निकलता है। आप कहना सर आज नहीं निकल रहा, 646 तक एविडेंस है, तब से तो निकल रहा था। तुम्हें क्या पता तब से निकल रहा है? हमारे पास अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? समझ में आई बात? लिखो। यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। उदयपुर में जगह है सामोली, कोष्टक में 646 लिखना। यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। कोष्टक में 646 ईस्वी लिख लेना, 646। यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू शिलादित्य। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू शिलादित्य। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। कौन से राजा के टाइम का अभिलेख है? शिलादित्य। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू शिलादित्य, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। वॉज 5th डिसेंडेंट ऑफ गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। वॉज 5th डिसेंडेंट ऑफ गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। वॉज 5th डिसेंडेंट ऑफ गोहिल। अगला लिखो, इसी में लाइन चेंज करके इसी में लिखना, इसी लाइन में। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर।
जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। कौन से जावर के कौन से उद्योग की जानकारी मिलती है? माइनिंग, माइनिंग तो समझते हो, खनिज निकालना, माइनिंग करना। अब ये तो सामूली अभिलेख की बात है। अब इस गोहिल वंश के बारे में कहा जाता है कि इसकी 24 ब्रांच थी। कौन सी ब्रांच हुई टोटल? कितनी ब्रांच थी टोटल इसकी? 24। हिंदू थे। हिंदुओं में भी दो प्रकार की ब्रांचेज मानी गई है अपने। राजाओं ने खुद को या तो कहा हम सूर्यवंशी है या कहा हम चंद्रवंशी। या तो क्या बताया खुद को? सूर्यवंशी। या क्या बताया? और राजा छोड़िए, ये तो मैं कहता हूं आज घर पे जाकर दादाजी से पूछ लीजिए। अपने जितने लोग इंक्लूडिंग मी, जितने यहां पर बैठे हुए, अपने या तो सूर्यवंशी है या हमने हम सबको कहां से जोड़ लिया? सूर्य और चंद्र। हमने कहा हम उतने ही पुराने हैं जितने पुराने सूर्य और चंद्रमा, उतने दिन ही रहेंगे जब तक सूर्य और, इसलिए सारे नारे अपने वही है, जब तक सूरज चांद रहेगा फलान जी का नाम रहेगा। हमने कभी नहीं कहा जब तक पानी हवा रहेंगे, जब तक मिट्टी बादल रहेंगे ना, हमने कहा जब तक कौन रहेंगे, क्योंकि हम हमारी उत्पत्ति किससे जोड़ देते हैं? सूर्य और चंद्रमा। तो ये भी कहते हैं कि हम सूर्यवंशी है। कौन से है? तो गोहिल कौन से हिंदू है? सूर्यवंशी। लाइन चेंज करके लिखना, सामूल्य अभिलेख वाली बात हो गया, अलग से एक लाइन में लिखो। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेस। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेस। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेस। गोहिल सूर्यवंशी हिंदू, गोहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। गोहिल स्वर सूर्यवंशी हिंदू किंग्स। गोहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। गोहिल स्वर सूर्यवंशी हिंदू किंग्स। सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। अब गोहिलों ने अपने राजस्थान में कहां कहां राज किया वो पढ़ते हैं। चलिए, वो गोहिल रियासत है। राजाओं के जो इलाके होते हैं उनको क्या बोला करते? रियासत। गोहिल स्टेट्स। कहां कहां राज किया गोहिलों ने? बताओ, देखिए क्या क्या नाम लिखे। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। दोबारा नाम बताओ। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है। पहले भीलवाड़ा में आता था, अब नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो एक तो शाहपुरा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेवाड़ का मतलब आज का कह लो आप उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। लिखना नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे तो बार बार क्लियर हो जाएगी। पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला ये जो मोटा मोटा इलाका था, इसको अपने क्या बोला करते? मेवाड़। तो एक इनका राज्य इनका कहां पर था? मेवाड़। फिर मेवाड़ से एक भाई चला गया डूंगरपुर, डूंगरपुर से एक भाई कहां चला गया? बांसवाड़ा। मेवाड़ से एक भाई चला गया प्रतापगढ़, मेवाड़ से एक भाई कहां चला गया? आगे बात सुन, तो कहां कहां राज किया बताओ। देखिए, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सिंपल क्वेश्चन आएगा कभी कोई प्री में, इनमें से कौन से स्थान पर गोहिलों ने राज नहीं किया था? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर। किया जा सकता है। अब इनका अलग अलग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। लिखो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। आज इसको मेवाड़ कहते हैं, किसी टाइम इसको मेवाड़ नहीं बोला करते थे। देखो मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम मैं लिख रहा हूं, एक बार ऐसे कैसे उतार लीजिए, फिर अपने बात करें।
क्या क्या प्राचीन नाम बताओ देखिए। मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। क्या क्या नाम है? मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। किसके पुराने नाम है? क्या क्या नाम दोबारा बताओ। मैं नीचे वाले नाम शुरू करता हूं। जनपद का मतलब होता है राज्य। जनपद का मतलब क्या होता है? लिखना नहीं, सुन लीजिए केवल। जनपद का मतलब क्या होता है? सिवी एक जाति है। सिवी क्या है? सिवी नाम की एक जाति थी जो किसी समय पंजाब में रहती थी। कहां रहती? पंजाब पे अटैक किया अलेक्जेंडर ने। किसने अटैक किया? ग्रीस। ग्रीस का एक राजा अलेक्जेंडर, जिसको हम हिंदी वालों ने बना दिया सिकंदर। हिंदी वालों ने उसी का नाम क्या कर दिया? उसका नाम अलेक्जेंडर है। उसको खुद को भी नहीं पता कि भारत वाले लोग उसको क्या बोलते हैं। तो उसका सिकंदर नाम से कोई भी लेना देना। उसका नाम क्या था? अपने से अलेक्जेंडर बोला नहीं गया, इसलिए अपने वालों ने कह दिया जा आज से तेरा नाम क्या है। तो एक कंगना रनावत की मूवी देखना कभी, क्वीन। क्वीन मूवी है कंगना रनावत की। उस मूवी में वो अकेली हनीमून मनाने जाती है। शादी होने वाली होती है, शादी हो नहीं पाती, फिर उसको लगता है हनीमून तो फिक्स किया हुआ, जाऊंगी तो सही में। वहां उसका ग्रुप बन जाता है, दोस्त दोस्त बन जाते हैं उसके कई। वहां उसका एक जो ग्रुप होता है उसमें एक रूस का लड़का होता है। वो उसे नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये यूरोप वाले, बेसिकली रसिया वाले, इधर जो वाले देश है, इन बेचारों से ये शब्द नहीं बोले जाते। ये नहीं बोले जाते इनको। तो डे को तो बोलते हैं दे। तो बोलेंगे इंडिया। इंडिया नहीं, इंडिया। यू आर इंडियन। इंडिया से आए, इंडिया। है ना? तो मैं रूस गया वहां, तो वहां जो भी कोई मिलता वो इंडियन को खूब पहचान लेते हैं, हाथों हाथ ही पहचान लेते हैं। इंडियन, इंडियन। हाँ, इंडिया गाने गाते हैं खूब सारे। मुझे याद, पहली बार तो हम मॉस्को रहे थे, तो वहां होटल थी हमारी जिस लेन में, वहां पर एक वो जोकर घूमता था। तो वो हमें देखते दूर दूर से, कहता जिमी 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 आजा आजा आजा। मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी मूवी का गीत है कोई। और ये गीत वहां इतना फेमस है, जिमी जिमी जिमी, कि कैब में बैठे किसी में, और यदि कोई रस्सी ने आपको पहचान लगे, इंडिया, यू आर इंडियन, यस इंडियन, जिमी जिमी जिमी। अपने भी कहते आजा आजा आजा। तो उनसे बेचारों से नहीं, तो टय भी नहीं बोल जाता, टय को तय बोलते हैं। तो वो उसमें वो मूवी में दिखाया हुआ है कि कंगना रनावत वो रूस का जो बंदा होता है उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता है एलेक्जेंद्र। जेंडर नहीं, अपने तो एलेक्जेंडर बोलते हैं पूरा। कहता है एलेक्जेंद्र। तो कंगना रनावत कहती है एलेक्जेंडर। वो कहता नो इट्स जेंद्र, एलेक्जेंद्र। वो कहते हैं हाँ एलेक्जेंडर। वो कहता नो, एलेक्जेंद्र। तो कंगना रनावत लास्ट में कहती है चल आज से तेरा नाम सिकंदर। तो कहता है ये क्या होगा, ये हम ही समझ सकते हैं इंडिया वाले, तो इस बात को समझ। अलेक्जेंडर पंजाब पर अटैक करता है, सिवी हार जाते हैं। सिवी एक जाति है जो पंजाब में रहती है। सिकंदर या अलेक्जेंडर से हार जाती है। हार के आ जाती है उदयपुर चित्तौड़गढ़। कहां पर आ जाती है? और यहां अपना राज्य स्थापित कर लिया। सिवियों ने राज्य बनाया, राज्य को बोलते हैं जनपद, इसलिए नाम क्या हो गया भाई? बात समझे? तो कोई पूछे कि भाई उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले इलाके को सिवी जनपद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे किसका राज्य था? सिवियों का। सिवी कहां से आए? पंजाब से। किससे हार के आए? आगे बात सुन। ऐसा ही माना जाता है कि एक कोई जाति और रही होगी जिसका नाम रहा होगा मेद। क्या रहा होगा? अब कुछ कहते हैं उसका नाम मेद था, कोई कहते हैं मेव था, कोई कहते हैं मेर था, पर ऐसा कुछ नाम रहा होगा। उनके नाम पर इस इलाके का नाम पड़ा मेदपाट। क्या नाम पड़ा? तो मेव या मेद जाति की वजह से तो क्या पड़ गया? मेदपाट। सिवी जाति की वजह से क्या पड़ गया? ऐसा कहते हैं पठारी इलाका था, प्लेटू वाला इलाका था। पूरे में पठार है, इसमें प्लेटू है खूब सारे, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रागवट। क्या नाम पड़ गया? तो क्या क्या तीन नाम है बताओ देखे। मेद, पाट, प्राग। क्या क्या नाम है? मेद। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जबलपुर, नाम सुनाओ। जबलपुर के पास में एक जगह, उसका नाम है भेड़ाघाट। क्या नाम है? घाट है वहां, कई पहाड़ों में घाट बने हुए थे, घाट है, उसका नाम क्या है? भेड़ाघाट। वहां से का अभिलेख मिला, मध्य प्रदेश का अभिलेख, अपना कोई लेना देना नहीं। उस अभिलेख में एक रानी अभिलेख लिखवा रही है, कहती है मैं फलाने राजा की रानी हूं, यहां पर ये मंदिर बनवा रही हूँ। फिर वो उसमें नीचे अगले वाले, मैं प्रागवाट की राजकुमारी हूँ। कहां की राजकुमारी हूँ? इसका मतलब अपने मेवाड़ की किसी राजकुमारी की शादी मध्य प्रदेश कर दी गई है। और वो मेवाड़ को वहां पर क्या लिखवा रही है अभिलेख में? और उसको मेवाड़ के राजाओं के नाम, वो कहता मेरे पिताजी का नाम ये, दादाजी का नाम ये, परदादाजी के नाम ये, 3 पीढ़ियों के नाम है, वो तीनों अपने मेवाड़ के राजा। इसका मतलब मेवाड़ को बोलते तो क्या थे? क्या बोलते? प्रागवाड़। तो मेवाड़ के 3 पुराने नाम बताओ। मेदपाट, प्रागवाट, सिविज। अगली लाइन लिखो। देखो, मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़।
मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? गोहिल। अभी हमने पढ़ा है गोहिलों की रियासत, उसमें मेवाड़ लिखा, तो मेवाड़ में कौन सा वंश है? गोहिल। गोहिलों की कितनी ब्रांच थी? 24। उनमें एक ब्रांच अपने मेवाड़ वाली ब्रांच, इतनी सी बात। अब इसमें कई राजा हुए। अब देखो, अब यूं तो एक वंश में को राजा हुए होंगे 500, है ना, कि भाई गोहिल वंश 566 में आ गया, 1947 तक ये वंश चला। 1947 तक कितने साल चल गया? 1400। कितने साल चल गया? 1400। 20-20 साल का एक मानते कि 20 साल एक राजा राज करके जाता, 100 साल में कितने करके? 5। तो 1400 साल में कितने करके? 14 इंटू 5 कितने हो गए? 70। तो राजा तो कितने हो गए? लगभग 70 से ज्यादा ही हो जाएंगे, एक आधा कम नहीं निकलेगा। और अपने को सारे पढ़ने, हमारा उद्देश्य राजाओं की वंशावली लिखना। हम केवल वो राजा पढ़ते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया। अच्छा, आप पूछो सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चलता है ये काम का, ये काम का नहीं? जिनकी किसी भी बात की वजह से आगे वाले इतिहास पर असर पड़ा हो। एक राजा आया, जिंदगी जी, जनता से टैक्स लिया, मर गया, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। उसके कितने टाबर थे, कितनी लुगाइयां थी, टाबरों में कितना गैप था, कुछ भी याद नहीं करना। पर एक राजा आया, उसने एक नई राजधानी बनाई। हमारा सवाल ये कि राजधानी यही क्यों बनी, इसके अलावा दूसरी जगह क्यों नहीं बनी राजधानी? एक राजा आया, उसने मंदिर बनवाया। हमारा सवाल है कि शिव जी का क्यों बनवा के गया, विष्णु का क्यों नहीं बनवाया उसने? सवाल ये। उसकी प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजस्व, इन व्यवस्थाओं में कोई चेंज आता है, कोई नई चीज शुरू की जाती है, वो राजा पढ़ने, बाकी वाले राजा पढ़ने। ऐसा पहला बड़ा राजा जो इस वंश के अंदर दिखाई देता है, उसका नाम है बापा रावल। क्या नाम है? गाइडिंग डालो। क्या नाम है? बापा। अब सुनना, देखो थोड़ा पुराना बताता हूं। 712 ईस्वी का समय है, 712 एडी के आसपास का समय। भारत पर मुसलमानों के अटैक हो रहे थे। मुसलमानों में भी भारत में सबसे पहले जिन मुसलमानों ने अटैक किए वो अरब देश से आए थे। कौन से देश से? सऊदी अरब साइड के जो मुसलमान, सबसे पहले तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया मुसलमानों। 712 में एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है मुहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मुहम्मद बिन कासिम। इसने कब्जा कर लिया सिंध पे। कहां कब्जा कर लिया? भारत की वह पहली सीमा, भारत की वह पहली टेरिटरी, भारत का वह पहला क्षेत्र जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वो कौन सा था? वो कब्जा करने वाला अरब सेनापति कौन था? वो किस साल की बात है? कब की बात है? सिंध राजस्थान के टच करता है एकदम। अब जब सिंध पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, अरबों का कब्जा, उनका अगला टारगेट राजस्थान था। अगला टारगेट क्या था? राजस्थान का सबसे मुख्य किला था चित्तौड़। मुख्य किला कौन था? तो उनका था सिंध से अगला कब्जा कहां करेंगे? चित्तौड़। उन दिनों चित्तौड़ में अपना एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था? मान मौर्य नाम का एक राजा है जो कहां राज कर रहा है? अपना चित्तौड़। चित्तौड़ में राज कर रहा है। इधर अपने उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नागदा। क्या नाम है जगह का? और नागदा के अंदर राज कर रहा है आपका बापा रावल। कौन राज कर रहा है? नागदा में बैठा है बापा रावल, चित्तौड़ के अंदर कौन बैठा है? मानो। पर मानो मौर्य बहुत बड़ा राजा है, बापा रावल इतना बड़ा राजा। यार नागदा में एक संत रहते हैं, उनका नाम है हारित। क्या नाम है? संत है तो ऋषि हो गए, तो अपने उनको क्या कह देते हैं? हारित। हारित ऋषि शिव जी के भक्त है। किसके भक्त है? शिव जी के भक्त हैं हारित ऋषि। ये कहां पर रहते हैं? नागदा। नागदा का राजा कौन है? ऑब्वियसली बात है, धोख लगाएगा। अभी अपने सारे नेता देवताओं के साधु संत जितने सबके धोख लगा रहे हैं। ये तो ठीक है, कई साधु संत पकड़ लिए गए बाद में, वरना जब तक नहीं पकड़े गए तब तक अपने वाले सारे धोख लगा रहे थे। ऐसा कोई नेता नहीं जिसके आसाराम बापू के साथ फोटो नहीं है। वो पकड़ लिए गए तब आप सारे भले कंडेम कर दें उनको और कह देंगे साहब उन्होंने ये गलत काम किया, पहले सारे के सारे धोख लगा रहे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी बाबा जी गुरमीत राम रहीम के साथ फोटो नहीं है। बाबाओं के धोख लगाना राजनीति का हमेशा काम रहा है, क्योंकि राजनेता को पता होता है बाबा के पीछे जनता है, इसके धोख लगेंगे वोट मिलेंगे। ये पहले राजा भी जानते थे कि बाबा जी ये है कि अच्छे बाबा जी है, बुरे बाबा जी। आजकल कई बाबा जी निकल गए भाई, खराब निकल गए, तो अपने उनको जेल के अंदर भी डाला। और अच्छे बाबा जी खूब सारे भले संत है, आज भी भारत के अंदर खूब भले भले संत बैठे हैं, जिनको देख के लगता है कि अरे यार क्या यूं अच्छी बातें बताते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक भले बहुत अच्छे बाबा जी है, उनका नाम क्या है? इनके धोख कौन लगाता है? हारित ऋषि मरने वाले हैं। मरते हारित ऋषि ने बापा रावल से पूछा कि बापा रावल
मांग, तेरी को इच्छा हो तो, तूने मेरी सेवा की, तेरी सेवा से बड़ा राजी हूं। बाबा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा में काम करते करते तंग आ गया। नागदा छोटी जगह थी, कोई बड़ी जगह थी नहीं। और हरित ऋषि मरते मरते कह गए कि जा बापा रावल, तू क्या याद रखेगा, भगवान शिव बहुत जल्दी तुझे चित्तौड़ का राजा बनाएंगे। क्या का राजा बनाएंगे? और बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए आप? चित्तौड़ मान मोरिया बेटा है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा राजा है, और मैं कैसे बन सकता हूं? हरित ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो, मैं कह रहा हूं तो बनोगे तो बनोगे। हरित ऋषि तो मर गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। अगला हमला कहां पर करना चाहता है? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? और उसके मंत्रियों को लगा कि मान मौर्य में ताकत है, और यदि अरबों का आक्रमण हो गया, यदि मुसलमानों का आक्रमण सिंध से चित्तौड़ की तरफ हो गया, मान मौर्य संभाल। वो चला के बापा रावल के पास गए। बापा रावल इस मान मौर्य का भांजा है। बापा रावल कौन है इस मान मौर्य का? और कहा कि भांजे तेरा मामा लिचड़ धाप के, और यदि उधर से अरब मुसलमानों का अटैक हुआ, तेरा मामा संभाले, इस मामे को सल्टा और तू चित्तौड़ पे कब्जा कर। मान मौर्य ने कहा पक्का, सॉरी बापा रावल ने कहा पक्का मैं हारेगा, भांजे तेरे पास है, मामा जी को उठा दूं। पर बापा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि। बापा रावल गया चित्तौड़, मान मौर्य को हटाया और कहां पर कब्जा कर लिया? तो गोहिलों में पहला बड़ा राजा जो चित्तौड़ जैसी बड़ी जगह पर कब्जा कर गया कौन है? इसलिए हम बापा रावल को पढ़ रहे हैं, बीच वालों को नहीं पढ़ रहे। बीच वालों का नागदा में टाइम पास हो गया रह गया, इसलिए हमने कहा आ गए होंगे, मर गए, उसमें हमें क्या लेना देना है। पहला बड़ा आदमी जो टेरिटरी का विस्तार कर गया था वो कौन था? किसको हटा के? ये 734 की बात। कब की बात है? ऐसा उसने कौन से ऋषि के आशीर्वाद से किया? हरित ऋषि कहां रहते थे? वो किसके भक्त थे? देखो यह हरित ऋषि का अनुयायी था, ही वो डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। यह हरित ऋषि का अनुयायी था, ही वो डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। यह हरित ऋषि का अनुयायी था, ही वो डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। लाइन चेंज कर लिखो। 734 ईस्वी में इन 734 एडी, 734 ईस्वी में इन 734 एडी मान मौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ आफ्टर डिफीटिंग मान मौर्य। मान मौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ आफ्टर डिफीटिंग मान मौर्य। मान मौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ आफ्टर डिफीटिंग मान मौर्य। मान मौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? पर इसने कहा भाई साहब राजधानी तो मैं अपनी नागदा ही रखूं। ठीक है, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, मेरी गारंटी है चित्तौड़ पे दूसरे को कब्जा करने नहीं दूंगा। इधर हमला होगा तो मैं देख लूंगा, पर राजधानी कहां रखूंगा? नाग। देखो राजधानी नागदा, कैपिटल नागदा। नागदा उदयपुर में इधर एक जगह पड़ती है, तो राजधानी कौन सी उसकी थी? नागदा। अच्छा, हरित ऋषि किसके भक्त थे? इसका मतलब बापा राहुल भी किसका भक्त होगा? शिव जी का। शिव जी को अपने बोलते हैं एकलिंग जी। क्या बोलते हैं? तो इसलिए इसने नागदा में किसका मंदिर बनवाया? इसने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? एकलिंग जी। देख लो, इसने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। He built एकलिंग जी टेम्पल एट नागदा। इसने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। He built एकलिंग जी टेम्पल एट नागदा। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। He built एकलिंग जी टेम्पल एट नागदा। नागदा में किसका मंदिर बनवाया? और ये तो ये तक मानता था कि भाई राजा एकलिंग जी है, मैं तो उनके काम कर रहा हूं आगे, मैं तो उनका वित्त मंत्री हूं। वित्त मंत्री को बोलते दीवान। क्या बोलते? इसको आगे कोई पूछता कि यार तुम मेवाड़ के राजा हो, इसने कहा ना ना भाई साहब अपनी कहां औकात है, राज कर रहे हैं शिव जी खुद, मैं तो उनका क्या हूं। तो इसके बाद में इसके जो भी वंशज हुए वो भी अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते? दीवान, मतलब वित्त मंत्री। मतलब हम तो उनकी तरफ से टैक्स ले रहे हैं, बाकी हमारा कुछ भी भगवान ने हमें व्यवस्था दे रखी, तुम संभालो, बाकी हमारी क्या औकात है भाई साहब राजा बनने की। सब कुछ करने वाले कौन है? देख लो, मेवाड़ के राजा, किंग्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा, किंग्स ऑफ मेवाड़, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे।
कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी, खुद को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और ये अपने भारत में तमाम राजाओं के साथ था। भारत में अपने किसी भी राजा ने कभी ये नहीं कहा मैं राजा हूं, उसने कहा राजा भगवान है। राजा कौन है? ये अलग अलग भगवान के नाम ले लिए। बीकानेर के राजा कोई पूछता है तुम राजा हो क्या बीकानेर? उसने नहीं नहीं साहब, अपनी कहां औकात है। बीकानेर के राजा लक्ष्मीनाथ है। कौन है? भगवान विष्णु। लक्ष्मी का नाथ भगवान विष्णु, मैं तो उनका क्या हूं? कोई सिरोही वाले राजा से पूछा तुम तो पक्के यहाँ के राजा? उसने कहा नहीं साहब, यहाँ के राजा सारणेश्वर महादेव है। कौन से महादेव है? मैं तो उनका क्या हूं? को जयपुर वालों से पूछता कि तुम राजा हो? राजा गोविंद देव जी। राजा कौन है? मैं तो उनका क्या हूं? वैसे मेवाड़ वालों से पूछता कि तुम यहाँ के राजा होगे? नहीं, हम यहाँ के राजा नहीं है। राजा कौन है? इसलिए यदि आप कभी महाराणा प्रताप का एक गीत सुना हो आपने कि हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, उसमें लाइन है वो एक लिंग दीवान कट है। वो जो एकलिंग जी का दीवान है वो कहाँ है आजकल हमारा? वो जो महाराणा प्रताप हमारा जो हल्दी घाटी का समर, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा था, वो कहाँ है? तो मेवाड़ के राजा खुद को मानते क्या थे? और ये राजाओं की बात नहीं, ये हम सब की बात है। हम तमाम लोग ये मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, करवाने वाला कौन है? इसलिए हमारी सारी आरतियों में हमने खुद गाया है मैं मूर्ख खल कामी। आप कोई आरती सुन लीजिए देवता की, हमने देवता के सरेंडर किया। हमने क्या? सर्वशक्तिमान देवता, समर्पण है उसके सामने। हम मूर्ख हैं। खल का मतलब होता है गधा। आप हर आरती गाते समय कहते हो कि आप गधे हो, आपके हाथ में कुछ भी करने योग्य नहीं है। जो भी करवा रहा वो कौन है? इसलिए भारत में जितनी पुरानी किताबें मिली है उनमें एक में भी राइटर का नाम नहीं है। उसने कहा मैं नहीं लिख रहा, मां सरस्वती की कृपा से मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं। मैं कौन? उसने नाम ही नहीं बताया। जितनी पुरानी पेंटिंग उनमें पेंटर का नाम नहीं है। उसने पेंटिंग बना के छोड़ दी। उसने कहा यार मेरी औकात थोड़ी है कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ लिखना। ये सब कौन करवा रहा है? मैं बताऊं, आज भी अपने गांव में खेती अच्छी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, पापा ने मेहनत की तो फसल अच्छी हुई। रात दिन रीजे पचे उस खेत में तब अच्छी हुई। फिर भी कोई पापा से पूछेगा अरे यार जोरदार फसल हुई, गेहूं शानदार हुई, बाजरा शानदार हुआ, मेहनत कर रहे हो। राम जी राजी हुए, भगवान राम राजी हुए तब हमारी फसलें हुई, वरना हमारी औकात है। पापा का बिजनेस अच्छा चले, भले ही पापा सुबह 5 बजे उठ के जाते हो, रात को 12 बजे आते हो, दोपहर वाला खाना भी ढंग से नहीं खाते हो, तब जाके बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसके बावजूद पापा कहेंगे सब भगवती कृपा है, माता जी राजी है इसलिए अच्छा हो रहा है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ यार कितने भोले लोग हैं। अभी भी अपने से कोई पूछ ले किसी से, कह रहे तुम्हारे 10 टाबर है। हम बायोलॉजी को धत्ता बता देते हैं कि बायोलॉजी नाम की कोई चीज सब किसके दिए हुए हैं? भगवान के। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, आप आरएस बनेंगे, आप मन ही मन राजी होंगे, आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि मैं 18 महीने तक रेगुलर कोचिंग गया, सर ने जितना कहा सब किया, मैंने सारे टेस्ट दिए, मैंने मेहनत की, मैं डेली के 8 घंटे पढ़ा, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर भी यदि आपसे इंटरव्यू लेने वाला मीडिया वाला पूछेगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, आप थोड़ा गंभीर होके बोलेंगे आप, है ना, अंदर से नाच रहे होंगे आप। पर जहां तक आज की सफलता का सवाल है आप ये थोड़ी कहते हो मैं ऐसा बाहुबली मैं हूं, मैं पढ़ा था। और आज भी अपना कोई दोस्त, अपने कोई आसपास का बंदा ज्यादा ये करे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अपने दो दोस्त उसके पीछे बात करते हैं। अहंकार दे, एटीट्यूड दे, क्या मैं कर दिया, मैं कर दिया, यार सबने कर रखा है। इसलिए अपने इस बात को कभी भी अच्छा माना नहीं। इसलिए मेवाड़ के राजा भी कहते हैं कि हम राजा नहीं है, हम क्या एकलिंग जी के, और ऐसे तमाम राजा ऐसे कहते हैं। अच्छा, बापा रावल बड़ा राजा था, इसका एक सबूत हमारे पास ये भी है कि बापा रावल का हमें सोने का सिक्का मिला है। किसका सिक्का मिला? तो आप कहो सर इसमें क्या बड़ी बात है, पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, मिल गया बापा रावल का। बापा रावल से पहले किसी का भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। इसका मतलब बापा रावल से पहले वाले राजा इतने बड़े मिले, उनके सिक्के चांदी के मिले, तांबे के मिले, सोने का सिक्का पहली बार मिल रहा था। किसका मिल रहा है? इसका मतलब बापा रावल बड़ा हुआ होगा, बड़ा राजा, तो पैसे भी ज्यादा है, तो उसने सिक्के किसके चलाए होंगे? लिख लो। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। कैसे सिक्के चलाए थे? सोने के।
जैसे अब अपने नापते हैं ना सोने को, अपने कहते 24 कैरेट सोना है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट, ऐसे नापते हैं। पहले सोने को एक नापने की इकाई और होती है, उसको बोलते हैं ग्रेन। क्या बोलते हैं? शायद गेहूं के दानों से तोला जाता होगा, इसलिए ग्रेन शब्द बन गया। वो जो सिक्का मिला वो 115 ग्रेन का है। कितने ग्रेन का? तो कोई पूछे बापा रावल का सोने का सिक्का कितने ग्रेन का, कितने ग्रेन का, लिख लो, कोष्टक में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो इसी लाइन के, 115 ग्रेन। बापा रावल कौन से वंश का राजा है? गोहिल कौन से हिंदू थे? कौन से थे? सूर्यवंश। कहां पे कब्जा किया बापा रावल ने? चित्तौड़। तो इसने चित्तौड़ में सूर्य मंदिर बनवाया था। सुनना एक बार बात, कौन सा मंदिर बनाया? लेकिन बाद में चूंकि राजस्थान ने खूब आक्रमण झेले, बीच में कोई आक्रमण हुआ किसी का और उसने सूर्य मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ने का मतलब था मूर्ति तोड़ गए, है ना, मंदिर की जो मूर्ति है वो ध्वस्त कर दी, वो तोड़ दी गई। तो बाद में किसी ने लाके इसमें माता जी की मूर्ति रख दी, कालिका माता की। किसकी मूर्ति रख दी? तो आजकल तो ये मंदिर कौन सा है? कालिका माता। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? सूर्य मंदिर। कौन बनवा के गया? बापा राव। लेकिन अब क्या बन गया ये? तो अब देखो दो सवाल। एक सवाल ये बनता है कि चित्तौड़ का वर्तमान कालिका माता का मंदिर पहले क्या था? ये बनवाया किसने था? याद रहेगी बात, देख लो। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, कोष्टक में कालिका माता लिख लेना। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सन टेंपल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सन टेंपल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सन टेंपल एट चित्तौड़। कौन सा मंदिर बनाया चित्तौड़ में? सूर्य मंदिर। जो अब क्या है कल, बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारी बातें।